So hey, welcome to Pharmies. Let's make it easy. This is the subject of Pharmacognosy, semester 5, unit 4th. तो इसमें ये चैप्टर कितना ही पढ़ लो ये आपको याद नहीं होने वाला है, अनलेस कि आप एक बहुत ही शार्प माइंडेड हो तो वो अलग बात है आपको। पर मैंने जब करा इसको 3-4 बार पढ़ा, ऐसा नहीं कि मुझे समझ नहीं आया, मेरे को हर वर्ड के मीनिंग पता हो गए, ठीक है, पर याद नहीं हो पा रहा है प्रोसेस, ठीक है। तो इसके लिए मिनोमिनिक मैं ज़रूर दे दूंगा, पर मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता हूँ कि मिनोमिनिक के साथ याद करो आप। बट पेपर इज़ नियर, दैट्स वाई मैंने मिनोमिनिक कुछ तैयार करें। ये मेरे लिए हो सकता है कि मेरे लिए ईजी हो पर आपके लिए ईजी ना हो, बिकॉज ये मैंने ऐसे वर्ड के हिसाब से बनाया जो मेरे लिए ईजी थे। और एक और चीज़ मैं बिल्कुल आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि इसको स्टार्ट करने से पहले यूनिट फर्स्ट अच्छे से पढ़ो, यूनिट सेकंड ऊपर ऊपर से कर लो, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, पर एक बार गो थ्रू हो जाओ। फिर यूनिट फिफ्थ अच्छे से करो, तब जाके आप यूनिट फोर्थ पे आओ। ये प्रोसीजर बता रहा हूँ, तब जाके आपको यूनिट फोर्थ बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। मेन है सब्जेक्ट, कोर सब्जेक्ट है, इसलिए मैं अच्छे से रिकमेंड करूँगा इसको एक एक टॉपिक अच्छे से पढ़ो। डिटेल में नहीं पढ़ना है, पर आपको पता होना चाहिए जिसके हिसाब से आप 10 नंबर या 5 नंबर का इसको लिख के आ जाओ। इसको मैंने 3 क्लास में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट वास्ट मतलब क्या है, वी फॉर विन क्रिस्टिन विन ब्लास्टिन, ए फॉर आर्टिमिसिन, एस से सैनोसाइड और टी से टैक्सोल। तो फर्स्ट लेक्चर में हम सिर्फ 4 ही पढ़ेंगे, ठीक है, 4। उसके बाद नीचे है कैफिन, एट्रोपिन, फाइलोटैक्सोन, फोर्सकोलिन, डायोजेनिन एंड डिजिऑक्सिन। ये हम लोग धीरे धीरे करेंगे, एक साथ मत करो। इस पूरे को आप 2 दिन में कंप्लीट कर दो, मैं रिकमेंड करूँगा। 2 दिन में अगर आप करते हो इस चीज़ को, तो रिवाइज जब करते रहोगे हर 2 दिन में, तो तीसरे रिवाइज में ही आपको कंप्लीटली याद हो जाएगा और बहुत ही ज़्यादा ईजी लगने लग जाएगा, ठीक है। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट विन क्रिस्टिन एंड द विन ब्लास्टिन। पहले हम लोग इसको नॉर्मल वे में पढ़ेंगे, फिर सेकंड में रिवाइज करते वक्त जब चलेंगे तो मिनोमिनिक आपको इसका बताऊंगा, ठीक है। तो विन क्रिस्टिन विन ब्लास्टिंग अगर इसका सिनोनिम है, मतलब कि अदर नाम है, तो वो भी याद कर लो, क्योंकि पेपर में 2 नंबर में यही उठेगा। अगर उठता है तो विन क्रिस्टिन और विन ब्लास्टिंग का दूसरा नाम बताओ, या फिर ये भी हो सकता है कि विन क्रिस्टिन और विन ब्लास्टिंग का प्रीकर्सर बताओ जिससे ये तैयार होते हैं, इंटरमीडिएट बताओ। थर्ड नंबर पे ये सेमी सिंथेटिक विंडिसिन। तो विंडिसिन से ही बाकी सब कुछ बनता है, वो अलग चीज़ है, वो हम बाद में भी डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक विन क्रिस्टिन एंड द विन ब्लास्टिन। अगर इसका कोई दूसरा नाम है तो उसको याद कर लो, और मैं इसमें मिनोमिनिक में वो चीज़ नहीं कंसीडर करूँगा जो कि इजीली याद हो सकता है, ठीक है। अगर आपने इसको 3-4 बार पढ़ लिया है, अगर नहीं याद हो रहा है तब मिनोमिनिक के तरफ जाओ आप, वरना आपको याद हो रहा है तो आप मत जाओ मिनोमिनिक, मतलब कि शॉर्ट ट्रिक की तरफ, ठीक है। तो विन क्रिस्टियन विन ब्लास्टिंग हमने कितने बार पढ़ा है, कॉलेजी में पढ़ा है, कॉग्नोसी में पढ़ा है, पिछले साल में भी पढ़ा है, तो बहुत बार पढ़ लिया, ये याद हो गया आपको। विन क्रिस्टियन विन ब्लास्टिंग ये सल्फेट्स के फॉर्म में होता है। यहाँ पे देखो विन क्रिस्टियन सल्फेट और विन ब्लास्टिंग सल्फेट के फॉर्म पे हमें मार्केट में मिल जाता है, क्योंकि अकेला ये कभी भी नहीं मिल पाता है हमें, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, विन क्रिस्टिन और विन ब्लास्टिन, इसके फूल का नाम क्या होता है? इसके फूल का नाम होता है मडागास्कर पेरिविंकल। ये लेफ्ट में आपको दिख रहा होगा, ये आपको छत पे दिख जाता होगा किसी के भी, और बोटेनिकल गार्डन में भी दिख जाता होगा, पार्क में भी दिख जाता होगा, पर आपको इसका नाम आई एम डेफिनेटली श्योर कि नहीं पता होगा। अगर आप पढ़ने वाले बच्चे थे, बोटोनी था आपके पास 11th-12th में वो सब्जेक्ट था, तो आपको शायद ये पता हो। तो मडागास्कर MADA मडागास्कर पेरिविंकल, ये आपको याद हो गया होगा, ठीक है, क्योंकि 2 नंबर में हमेशा उठता है कि उसका नाम बताओ जो सिनोनिम है, तो इसलिए मैंने कहा इसको याद कर लो। जितने भी सिनोनिम मिलते हैं उसको जरूर याद करो, पूरे मत याद करो, कम से कम 1 से 2 जरूर याद करा करो, ठीक है। अब लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है इसका? देखो, बायोलॉजिकल सोर्स होता है इसका कैटारेंथस रोजिया। इसको कैटारेंथस रोजिया, इसकी फैमिली होती है एपोसिनेसी फैमिली, और ये क्योंकि इंडोल ग्रुप से बना है इसलिए इसका नाम है इंडोल एल्कलॉइड। ये क्योंकि एल्कलॉइडल फॉर्म का होता है इसलिए इसका नाम है एल्कलॉइड्स। और 500 किलो आप ये रोज तोड़ के लाओगे, लीव्स और फ्लावर जो भी कुछ आप तोड़ के लाओगे, उसके अंदर से सिर्फ आपको 1 ग्राम विन क्रिस्टिन या विन ब्लास्टिन देखने को मिलेगा, ठीक है। इधर समझ में आ गया? अब हम पेपर में भूल जाते हैं यही डेफिनेशन। तो इसका मिनोमिनिक है आपका कार। क्या है इसका मिनोमिनिक? एक तो ये खो जाता है ना, ये रहा। इंडिया ने बनाया अपना खुद का कार ऐप, ठीक है। कि देखो IND इंडिया, इंडिया मतलब इंडोल एल्कलॉइड, ये याद हो जाएगा, इसको सुनते ही साथ आ जाएगा। अगर आपने इसको 3-4 बार पढ़ा है ना इसी सेम टॉपिक और तब याद नहीं हो रहा है, आप सबसे पहले तो वर्ड के साथ फेमिलियर हो जाओ। इंडोल एल्कलॉइड आपने अपनी लाइफ में कभी नहीं पढ़ा ये चीज़, तो इसको कम से कम 50 से 60 बार रिवाइज करो, मतलब बोलते जाओ। आपको नहीं याद होगा पर आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये स्टोर हो जाएगा जाके, ये वर्ड आप इस वर्ड के साथ फेमिलियर हो जाओगे। इसका मतलब है जब आप दोबारा से पढ़ रहे होगे तो आपको याद रह जाएगा, ठीक है। ये होता है मिनोमिनिक का मतलब, कि पहले आप पढ़ो इसको 3 से 4 बार, तब जाके मिनोमिनिक की तरफ आप ध्यान दो। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। IND इंडिया स्टैंड फॉर इंडोल एल्कलॉइड कार से क्या है, देखो कार। C से कैट, A से एंट, R से रोजियस, कैटारेंथस रोजियस। अगर आपने इसको नाम पढ़ रखा होगा, पर हम लोग पेपर में ये भूल जाते कि विन ब्लास्टिंग का था या फिर फाइलोटॉक्सिन का था या फिर टैक्सोल का था, किसका था, इसलिए ये मिनोमिनिक बना। विन क्रिस्टिन हम जीतेंगे इंडिया का कार ऐप, मतलब कि ऐसा भी याद कर लो, विन मतलब जीतना, या फिर क्रिश मतलब किसी रिलीजन का नाम, क्रिश्चियन एंड सो ऑन, आपकी मर्जी है। ये इंडिया कार ऐप ऐसे याद कर लो, इंडिया कार ऐप ये याद हो गया, ठीक है। और हमें ये पता है कि 500 किलो में से 1 ग्राम विन क्रिस्टिन बनता है, तो ये भी आपको ये याद हो जाएगा, ठीक है। मिनोमिनिक आपको पता हो गया। ये मैं इसमें इसलिए इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ कि आप इसको पेपर में लिखो,
आप खुद लिखोगे तो याद रहेगा, अगर आप मैं लिख के अगर आप इसको प्रिंट आउट करवाते तो वो बिल्कुल नहीं याद रहने वाला था। ठीक है, अब हम फर्दर मूव करते हैं। प्रोडक्शन हम करेंगे, बहुत ईजी है, कोई भी दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। देखो किससे बनता है, इंडोल से बनता है। तो अगर आपको स्ट्रक्चर याद होता है तो याद करो, नहीं होता है तो मत याद करो। पर जो पेपर में चेक करने वाला है तो मुझे नहीं लगता कि उसको भी याद रहने वाला है ये चीज़। ठीक है, तो उस सिचुएशन आप क्या कर सकते हो, इंडोल बनाना है 2 बार। ठीक है ना, यहाँ इंडोल बना दो और कहाँ इंडोल बना दो आप। ये तो गलत ही है, स्ट्रक्चर गलत है, नहीं है, पर उसको अच्छे से नहीं बना पाएगा, यहाँ नहीं समझ पाओगे। यहाँ भी है पर मैं यहाँ पे कंसीडर करूँगा। ये रहा इंडोल, ये रहा इंडोल। ठीक है, 2 बेंजीन बना दो। ठीक है, 2 बेंजीन बना दो। ठीक है, और ये न्यूक्लियर स्टेरॉयडल न्यूक्लियस जैसा बन रखा है, उसको आप देख के आ सकते हो, बेंजीन बेंजीन और 5 ग्रुप। ठीक है, मेन चीज़ क्या है, ये जो इंडोल का नाइट्रोजन होता है ना, इंडोल का नाइट्रोजन ये है मेन। ठीक है, इंडोल के नाइट्रोजन में अगर ये ब्लास्टीन है तो CH3 होगा, क्रिस्टीन है तो ओस एल्डिहाइड ग्रुप होगा। ठीक है, बस यही है डिफरेंस। इसको कहते हैं कैटारेंथिन, इसे कहते हैं विंडोलिन। नहीं याद होता था कोई बात नहीं। ठीक है, अब हम लोग आगे फर्दर करते हैं यहाँ पे। वैसे ये चीज़ हमने पढ़ रखा है यूनिट 2 में, अगर आपको पढ़ा होगा, इसलिए मैंने बोला है कि यूनिट 2 पढ़ो, यूनिट 5 पढ़ो, तब जाके आपको ये समझ में आने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं, बनाए कैसे सकते हैं इसे हम। और पीछे यहाँ पे आप, मैंने शायद ये बता दिया ना कि ये ऊपर आपकी छत में देखने को मिला होगा, बोटेनिकल गार्डन या फिर पार्क में देखने आपको इसलिए मिल गया होगा ये वाला फ्लावर, पर आपने कभी नाम में नोटिस नहीं करा होगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग प्रोडक्शन कैसे कर सकते हैं। पहले समझो कि हम लोग कर कैसे रहे, अगर नहीं याद होता है फिर मैं बताता हूँ आपको। सिंपल सी बात है, विंका के लीव्स ले लो, हर्ब्स ले लो, फ्लावर ले लो, कुछ लोगे। ठीक है, ले लिया आपने। अब उसको डाल दो एक्वस अल्कोहलिक एसिटिक एसिड सोल्यूशन, इसके साथ एक्सट्रैक्ट करवा लो। ठीक है, मतलब इसको इसमें पोर करो, कुछ टाइम के लिए छोड़ो, अपने आप ये डिजॉल्व हो जाएंगे फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट। फिर यूनिट 5 पढ़ा है तो आपको इजीली समझ में आ रहा होगा। फिल्टर कर लो, फिल्टर करने के बाद हम लोग देखो, फिल्टर करने के बाद हमेशा कंसंट्रेट करते हैं, तो एक को आप अच्छे से पढ़ लो, बाकी में आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिल्टर के बाद हमेशा कंसंट्रेट होता है, मतलब फिल्टर कर लिया, उसको पानी के नीचे, आग के नीचे रख दो, फालतू की चीज़ वेपर बन के उड़ जाएंगी और कंसंट्रेट हो जाएगा आपका वो चीज़। उसके बाद जो रेसिड्यू बचेगा फिल्टर करने के बाद, रेसिड्यू दोबारा से फिल्टर कर लो, कोई नहीं, रेसिड्यू जो बचा उसको लेंगे हम लोग और उसके अंदर डाल देंगे HCl। ठीक है, HCl क्यों डाला हमने, HCl के ताकि जो pH है वो कम आ जाए, नीचे की तरफ आ जाए pH। देखो ये, अब देखो आपने अगर यूनिट 2 पढ़ा है तो ये क्या है, अल्कोलॉइड। अल्कोलॉइड में एसिड डालते हैं तो क्या होता है, एसिड में एसिड डालने का हमेशा सॉल्ट बन जाते हैं। ठीक है, सॉल्ट बन जाते हैं और पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होते हैं। ये मैंने कैसे याद रखा, देखो एसिड मतलब अल्कोलॉइड बेस होता है और हम एसिड मिलाएंगे तो क्या बनता है, सॉल्ट। और सॉल्ट किस में, मतलब हमारा नमक किस में डिजॉल्व होता है, पानी में। पानी पोलर, ऐसे मैंने याद कर रखा है। ठीक है, एसिड डालने के बाद वापस से आप बेस डालो ताकि pH 4 में पहुंच जाए। ठीक है, अब हम जब भी बेस डालेंगे तो नमक नहीं रहेगा, वो नमक से कुछ और बन जाएगा। अब क्योंकि नमक से कुछ और बन गया है तो फ्री हो गया है। अब पहले वाला पोलर में डिजॉल्व था तो ये वाला किस में डिजॉल्व होगा, नॉन पोलर में। ऐसे याद मैंने कहा नॉन पोलर। और नॉन पोलर का कोई भी एग्जांपल ले लो, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, इथाइल एसीटेट, जो भी रख लो आप, आपकी मर्जी है। तो बेंजीन सबसे पहला मुंह पे नाम आता है नॉन पोलर पे, बेंजीन। तो बेंजीन आपने डाला, बेंजीन डालने के बाद क्या होगा, pH तो एक तो 7 पे पहुंच चुका है, दोबारा से NaOH डालो आप, pH 7 पे हमने पहुंचा दिया है। और pH 7 में आपका अल्कोलॉइड विनक्रिस्टीन निकलना स्टार्ट हो जाता है और बाकी सब वहीं पर रहता है। ठीक है, तो बेंजीन में अब क्या डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा आपका, ये बेंजीन में क्या डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा आपका, विन ब्लास्टीन होता है वैसे तो, विन ब्लास्टीन, पर बाद में बताऊंगा कि मैंने एक वर्ड क्यों बोला। ठीक है, मतलब जो भी है, जो हमें चाहिए था वो डिसॉल्व हो गया इसमें। 7 पे तो हमारा pH है ही। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अब क्रोमेटोग्राफी करेंगे। इसके बाद तो हमें याद करने की जरूरत ही नहीं है, उसके बाद हर कोई भी टॉपिक आएगा उन सब में ये चीज़ लिखना है कि हम लोग क्रोमेटोग्राफी टेक्निक करेंगे अब। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी टेक्निक अब करेंगे। क्रोमेटोग्राफी में देखो क्या डलेगा, ये तो आपका स्टेशनरी फेज के साथ चला जाएगा, जो भी आपका कंसंट्रेटेड करने के बाद वेपर बनने के बाद जोड़ा दोगे जो मिलेगा वो आपका स्टेशनरी फेज होगा। मोबाइल फेज कैसे तैयार करोगे आप, ठीक है, मोबाइल फेज देखो ऐसे तैयार करोगे, बेंजीन और मिथाइलिन क्लोराइड का मिला के आप लोग मोबाइल फेज तैयार करोगे। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो मैं अब फिर बता देता हूँ एक बार शॉर्ट में कि कैसे होता है ये। देखो नॉर्मल सा बता रहा हूँ, ये कोई भी क्रोमेटोग्राफी नहीं है, मतलब अलग अलग क्रोमेटोग्राफी अलग अलग टाइप से होते हैं, पर एप्लीकेशन मतलब प्रिंसिपल उनका सेम ही होता है। इसमें क्या होता है, ये रहा बीकर और ये रहा फिल्टर पेपर, यहाँ पे लाइन खींचते हैं, यहाँ पे अपना जो क्रूड ड्रग है जो भी यहाँ पे तैयार हुआ है इसको डाइल मतलब हार्ड करके पेस्ट सा बना के बस यहाँ पे ड्रॉप सा लगा देंगे। इस पूरे को यहाँ पे हम लोग सॉल्वेंट तैयार कर देंगे, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा ना बेंजीन मिथाइलिन क्लोराइड, तो हर चीज़ में अलग अलग टाइप का सॉल्यूशन या बफर जो कह लो आप वो तैयार होता है, कर दिया। अब इसको यहाँ पे डिप करोगे, ये डिप कर दिया, ये वाला लाइन ध्यान रखो कि पानी से हल्का सा ऊपर हो और यहाँ पे हो, टच ना हो, इससे कैपिलरी मूवमेंट होगा तो धीरे धीरे करके कैपिलरी मूवमेंट इसको ऊपर ले जाएगा। अगर ये सॉल्वेंट के साथ लविंग होंगे तो ऊपर आ जाएगा इंडोल ग्रुप, और अगर इंडोल ग्रुप जो भी ये सॉल्वेंट उसके साथ सॉल्युबल नहीं होंगे तो ये नीचे ही रहेगा। इसको कहते हैं इल्यूशन, ठीक है ना, इल्यूशन कह लो, क्रोमेटोग्राफी टेक्निक कह लो। तो ये था बेसिक्स, ये 5th कर लेना प्लीज़, अगर आप नहीं करा है 5th कर लो तब समझ में आने वाला है ये, ठीक है। पर यहाँ पे हम लोग करेंगे क्रोमेटोग्राफी फ्रैक्शन। क्या करेंगे, क्रोमेटोग्राफी फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में क्या होता है, हमने जो एल्कलाइटिंग वाला कर रखा है ना, कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रखा है उसमें यहाँ पे क्या ले लेते हैं, एपरेटस में नाम तो भूल गया उसका, जो भी होता है यहाँ पे ले लेते हैं। पर ये चीज़ बना हुआ जो होगा, कॉलम बना हुआ जो रहेगा वो बनेगा एलुमिनिया का, किसका, एलुमिना का बना रहेगा, एलुमिना यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये न्यूट्रल होगा, कोई भी चार्ज नहीं होगा इस पर, ठीक है। क्या होगा, न्यूट्रल एलुमिनियम, ठीक है ना, ऐसे याद कर सकते हो इसको,
ठीक है, न्यूट्रल एल्यूमिनियम हो गया, उसके अंदर बेंजीन मिथाइलिन का एलिमेंट डालेंगे, ग्रेडियंट शो होगा हमें, मतलब कि अलग अलग कंपाउंड एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे, इस तरह से देखने को मिल जाएगा। डाला हमने बस यहीं पे था, पर जो जिसके साथ लविंग था वो उसके साथ उधर उधर जाके अलग अलग होना इकट्ठा स्टार्ट हो जाएगा। तो पहले ये बस ऐसा था, ठीक है, ऐसा था, पर ये अब एल्यूशन हो जाएगा, मतलब कि हिस्सों में बढ़ जाएगा। ठीक है, हिस्सों में बढ़ने के बाद उनमें नंबर लिखा हुआ रहता है। तो 32 से लेके 35 तक में विन क्रिस्टिन होता है। ठीक है, और मैंने अभी नीचे बताया था कुछ विनोसिन जो भी था वो आपका 32 से लेके 35 के बीच में देखने को मिलता है हमें। ऐसे अलग अलग नंबर होते हैं, याद करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं आने वाला। जीपेट में आ सकता है, वो अलग चीज़ है। ठीक है, मैं पेपर के बारे में करवा रहा था ये। अब विन ब्लास्टिंग हो गया, और लास्ट स्टेप में आपको क्रिस्टल तो बनाने ही बनाने होते हैं अल्कोलाइड के, तो अल्कोहल के साथ क्रिस्टल आप तैयार कर सकते हो। ठीक है, तो आपने अल्कोहल विन ब्लास्टिंग को इवोपरेट करवा दिया, फालतू की चीज़ उड़ गए, हमारा प्योर विन ब्लास्टिंग हो गया। अब उस प्योर को भी हमने क्या कर दिया, क्रिस्टलाइज कर दिया, ताकि वो और भी ज़्यादा प्योर हो जाए, और उस अल्कोहल डाल के तो हमें यहाँ पे विन ब्लास्टिंग मिल गया। ठीक है, हमें विन ब्लास्टिंग विन क्रिस्टिन चाहिए अब। ठीक है, तो हम विन ब्लास्टिंग को फिर फर्दर कॉलम में डिवाइड करेंगे, दोबारा से उसी प्रोसेस कॉलम क्रोमेटोग्राफी करेंगे, और पीएच पर इस बार पीएच 7 था ना, पीएच पर इस बार हम लोग पीएच कितना रखेंगे, सिर्फ 5 से 6। ठीक है ना, मतलब एक पीएच कम कर दिया आपने, जिसकी वजह से अब आपको वहाँ पे क्या देखने को मिल जाएगा, विन क्रिस्टिन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बहुत इजी सा था। अब इसका मिनोमिनिक क्या होगा, क्योंकि अभी याद हो गया है वो अलग चीज़ है, पर हम लोग जब पेपर में लिखते जाते हैं तो भूल जाते हैं। इसका मिनोमिनिक देखो क्या, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। मेरे लिए तो ईजी है, पर मुझे नहीं लगता कि आपके लिए होगा या नहीं, पर एक बार ट्राई कर लो। इसको लिख लो आप ए, क्या लिख लो, ए। ठीक है ना, एक्वस अल्कोहलिक एसिटिक एसिड्स। ठीक है, इतना याद हो गया। अब इसको कंसनट्रेट करोगे, लिखने की जरूरत नहीं है, कंसनट्रेट करना तो इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें डाल दोगे आप एसिड, फिर एसिड डाले हो तो बेस भी डालना जरूरी है, ए बी। ठीक है, ए बी विन क्रिस्टिन, ए मतलब किसी को आप बोल रहे हो ए अब, और उसके बाद आप क्या लिखोगे, बी। ठीक है, तो कितना हो गया, 5 बार ए 4 बार बी। ठीक है, अब ऐसा करके बोल रहे हो आप, अब ऐसे बोल रहे हो, तो 20 हो गया। बेंजीन को ही 3 बार करना है, अलग अलग बार इसी प्रोसेस को करते रहोगे। ठीक है, क्योंकि फ्री अल्कोहलाइड है ना, वो डिसॉल्व होता जा रहा है बेंजीन के साथ। अब हमारे यहाँ एक बीएम कॉलेज करके है, तो बीएमसी करके कॉलेज है हमारे वहाँ, तो मुझे तो ये बीएमसी याद हो गया। मुझे नहीं पता आप कैसे याद करोगे, वो डिपेंड करता है, आप गाली की तरह याद करो कि क्यों शॉर्ट फॉर्म होते हैं ना कई गाली होते हैं, ऐसे भी याद कर सकते हो। बीएमसी का मतलब क्या है, बेंजीन मिथाइल क्लोराइड, बस इतना ही याद करना था आपको। अब बीएमसी। ठीक है, अब बीएमसी। ठीक है, अब बीएमसी ऐसे याद कर लो। अब ये तो पता ही है, क्रोमेटोग्राफी में न्यूट्रल एल्यूमिनियम, ये भूल भी जाओगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जब इल्यूशन वर्ड याद रखना नहीं आता है, इल्यूशन 10 बार बोल लो। इल्यूशन का मतलब होता है उसको पार्ट में डिवाइड करना। एल्यूट कर लोगे तो वहाँ पे आपको विन क्रिस्टल मिल जाएगा, विन ब्लास्टिंग मिलेगा। हम लोग क्रिस्टलाइजेशन कैसे करते हैं, हमेशा अल्कोहल डाल के करते हैं, ये आपको ये याद हो जाएगा, ये रटना ही पड़ेगा। ये याद करने वाली चीज़ है। जो चीज़ याद हो जाती है उसका मिनोमिनिक में कंसिडर बिल्कुल भी नहीं करूँगा, क्योंकि आप उसको क्या याद हो ही जाएगा। ये चीज़, ये जो जिनको भी मिनोमिनिक में कंसिडर नहीं कराना है मैंने, वो हर बार रिपीट होने वाले, इसलिए ये ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा आपको। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सेम प्रोडक्शन है, आप जब इसको पढ़ोगे तो वही चीज़ हर बार रिपीट हो रहा होगा। ठीक है, तो पेपर में आप जब भी करना, बस टैब जो ऊपर है ना, देखो ऊपर का नाम कैसे रखोगे, अल्कोहलिक एक्सट्रैक्शन। ठीक है, प्लांट टिश्यू कल्चर। ठीक है, ये रहा प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक, एक ही चीज़ है, ध्यान से देखो, एक ही चीज़ है। जब इसको अच्छे से कर रहे होगे तो सेम ही चीज़ यूज़ हो रहे होंगे बार बार, पर यहाँ पे इसका नाम अल्कोहलिक एक्सट्रैक्शन है तो पहले अल्कोहल यूज़ हो रहा होगा। प्लांट टिश्यू कल्चर है तो पहले कल्चर करेंगे फिर एक्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, सेम चीज़ है, बस ध्यान दो। ठीक है, ये याद करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको याद नहीं हो जा रहा है तो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। जब इसको पढ़ोगे आप समझ जाओगे। इसमें क्या होगा, डिफेटेड टेक्निक है, पहले इसमें डिफेटेड करेंगे पेट्रोलियम ईथर डाल के। ये भी वर्ड याद कर लो, बार बार ये यूज़ कर सकते हो आप कहीं पर भी, अगर नहीं भी लिखा है फिर भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि डिफेटेड मतलब कोई भी सब्सटेंस जिसके अंदर फैट प्रोड्यूस हो सकता है, जैसे कि ट्रिप्टोफैन एंड सो ऑन थिंग्स, उनके अंदर फैट होते हैं तो उनको हटाना पड़ेगा, इसलिए डिफेटेड करना पड़ेगा। डिफेट करने के लिए हम लोग क्या डालते हैं, पेट्रोलियम ईथर, टार्टरिक एसिड, कुछ भी डाल सकते हो, या फिर स्केली बी भी डाल सकते हो। इस कुछ नाम याद कर लो, उसको कहीं पर भी लपेट दो आप। ठीक है, या ये आपको पता लग गया। उसके बाद क्रोमेटोग्राफी में अलग अलग मैंने बताया था ना कि फ्रैक्शन 1 पे बेंजीन मिलता है, 2 और 5 में बेंजीन क्लोरीन मिलता है, 16 से 20 में बेंजीन क्लोरीन मिलता है। अब ये देखो यहाँ पे फ्रैक्शन 32 43 पे क्या मिलता है, बेंजीन क्लोरीन मिलता है, पर सबकी क्वांटिटी अलग है, इसमें ध्यान देना आप। ठीक है, फिर फ्रैक्शन अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ मिलता है। पर देखो नीचे क्या लिखा है, नीचे लिखा है कि आपको जो फ्रैक्शन नंबर जो 32 और 42 है, पहले तो यहाँ देखो 33 से लेकर 45 तक हमें क्या मिलेगा, विनरोसिडिन क्या मिलेगा, विनरोसिडिन मिलेगा, और 33 से 34 तक क्या मिलेगा, विनक्रिस्टिन। अगर भूल भी जाते हो कोई बात नहीं, कुछ भी नंबर लिख दो, क्योंकि एग्जामिनर जो चेक कर रहा है पेपर में उसे नहीं पता घंटा भी कुछ। ठीक है, हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा ही है। पर जीपेट वाले अच्छे से एग्जाम पैटर्न होता है उनका, तो उसमें ये गलती मत करना। पर पेपर में लिखने के लिए आप कुछ भी भर दो, 34 35 29 66 जो भी भर दो आप। यूटिलाइजेशन आपको याद करना पड़ेगा, इसलिए इसका कोई भी मिनोमिनिक नहीं बताऊंगा। यूटिलाइजेशन आप बना के लिखते हो पेपर में, ठीक है ना। एंटी न्यूप्लाजिक एजेंट है ये। फिर दूसरे में आप क्या लिखो भाई, कैंसर के नाम तो आपको बताओगे, ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, ब्लड कैंसर, ठीक है, फैट कैंसर कह रहा हूँ,
मतलब जो भी है फैटी लेयर में कैंसर हो जाता है, नाम तो नहीं आ रहा, कार्सिनोजन, नियोप्लाज्मिक की तरह भी यूज़ होता है, अलग अलग करके लिखते जाओ बस। बच्चों में यूज़ होता है लिम्फोमेटिक ल्यूकेमिया पे, ठीक है। मैंने बताया था ना, सर्वाइकल कैंसर, यूटेरस कैंसर, ईयर कैंसर, ठीक है, नोज कैंसर, मैनिंग कैंसर, मतलब ब्रेन में मेनाइंग होता है ना, मैन जो भी कहते हैं, मैनिंग कैंसर, कुछ भी कह लो आप। उसके बाद क्या है, सेमिथ सिंथेटिक फॉर्म अभी बताया मैंने, विनिसिडिन होता है इसका, ठीक है, विनिसिडिन, सॉरी विंडीसिन, आई एम रियली सॉरी, विंडीसिन होता है, ठीक है। फिर वही चीज़ बार बार घुमा के लिख रखा है। एक्टिविटी यूज़ होता है विनब्लास्टिन, बट न्यूरोटॉक्सिक होता है ये थोड़ा सा, ठीक है, ब्रेन में थोड़ा इफेक्ट करता है। हॉजकिन डिजीज़ में भी यूज़ होता है, नॉन हॉजकिन डिजीज़ में यूज़ होता है, ठीक है, अलग अलग चीज़ है, उसके कुछ साइड इफेक्ट भी हैं इसके, ठीक है। इम्यून सप्रेसेंट, हर कैंसर ड्रग है ना इम्यून सप्रेसेंट की तरह भी यूज़ होता है, हर हर जैसे मेथोट्रेक्सेट है आपका, वो भी एंटी इम्यून सप्रेसेंट की तरह यूज़ होता है, ठीक है। उसके और भी काम है अलग अलग चीज़। और तीसरा, सेल को डिके करने के लिए, सेल को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज़ होता है, बना के आप लिख सकते हो कुछ भी। मेन है आपका एस्टिमेशन, जिसके लिए यूनिट 5 करना ही करना पड़ेगा, वरना आपको घंटा नहीं समझ में आने वाला है। दो ही एस्टिमेशन करेंगे, टीएलसी, ठीक है, टीएलसी का फर्दर हम लोग उसका अपग्रेड है, हाई परफॉर्मेंस टीएलसी, और दूसरा ये रहा टीएलसी और हाई प्रेशर एचपीटीएलसी, और दूसरा करते हैं हम लोग एचपीएलसी, हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। दो ही हम लोग करते हैं, टीएलसी और एचपीएलसी। एचपीएलसी अलग है और एचपीटीएलसी अलग है, याद रखना। सेम टेक्निक है, सेम एप्लीकेशन है, ठीक है, पर करने का तरीका अलग है। इसमें हम लोग ये लेते हैं ग्लास बार और उसमें हम लोग सिलिका जेल भर देते हैं, सेम इसमें भी वही है, पर यहाँ पे हम लोग रख रहे थे एक बीकर में रख रहे थे इसको, यहाँ पे कैपिलरी में रखते हैं। इस कैपिलरी का नाम होता है, सॉरी रिवर्स कॉलम तो इसमें लिख ही नहीं रखा है, कोई नहीं, मैं लास्ट पिछले अगले बारे में ये रहा कॉलम का नाम रिवर्स फेज C18। अब C18 को क्या लिख सकते हो, टैंक को कहते हैं ऑक्टा, 8 को क्या कहते हैं डिसाइल ऑक्टा, ठीक है, डिसाइल ऑक्टा नाम होता है इसका, 10 और 8 डिसाइल ऑक्टा, ठीक है। तो बस दो ही चीज़ करना, कैसे करना है मैं बताता हूँ। देखो ये देखने में हार्ड है, पर ये हार्ड बिल्कुल भी नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान देना। हमें जो जो चीज़ चाहिए पहले तो वो तैयार कर लो। स्टेशनरी फेज चाहिए जो हमारा एक ग्लास में होता है ना, ग्लास। तो स्टेशनरी फेज में सिलिका जी डलता है हमेशा, सिलिकॉन जेल जी या सिलिकॉन जेल, और F254, सिलिका जेल 60, F254 वो बाद में बताऊंगा जब वो आएगा। सिलिका जेल जी नहीं याद रहा, सिलिका जेल जी डाल दो, जेल जी से स्टार्ट होता है, जी लिख दो, सिलिका जेल जी। स्टेशनरी फेज है, हमने कर लिया। मोबाइल फेज हमने मतलब जो हमारा बफर नीचे तैयार हो रहा था उसको हम लोग कैसे करेंगे, उसमें थोड़ा सा ये अलग अलग है, आइए बताऊंगा मेरे में किसका भी। एसीटोन नाइट्रेट बेंजीन तैयार कर लो, ये वॉल्यूम आप कुछ भी लिखना जरूरी है, मैंने बोला एक को आप अच्छे से याद कर लो ताकि पता लग जाए कि कौन सा चीज़ अलग अलग, ये सब चीज़ है ना, ये सब चीज़ की लिख पाओ, मतलब मोलर लिखना होता है, परसेंट लिखना होता है, ये सब चीज़ लिख के आ जाओ, भले ही एग्जैक्ट ना हो, ठीक है। तो कितने मात्रा में डालना है वो हमने बना लिया। लास्ट में हमें ना एक डिटेक्शन की जरूरत होती है, मतलब इंडिकेटर की तरह होता है ये रिएजेंट, जिसकी वजह से कलर आता है स्प्रे करने के बाद, ठीक है, अगर आपने पढ़ा हो तो पता होगा आपको, और नहीं आता तो कोई भी शॉर्ट देख लो आप लोग, ठीक है ना, शॉर्ट्स में तो 1 मिनट में बता देगा सब कुछ। तो इसमें जो स्प्रे करते हैं एंड में प्रोसीजर करने के बाद, उसका करते हैं सैरिक अमोनियम सल्फेट का, ठीक है ना, इन फॉस्फेरिक एसिड। फिर यहाँ पे ले रखा है, उसके बाद दो चीज़ इसमें नहीं है पर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि पहले टेस्ट सैंपल को तैयार करेंगे और एक स्टैंडर्ड सैंपल को तैयार करेंगे, वो भी आप नीचे लिख सकते हो। तो टेस्ट सैंपल को किस में तैयार करोगे, अपना क्रूड रख लो टेस्ट का, और उसको मिथेनॉल में डाल के आपने टेस्ट सोल्यूशन प्रिपेयर कर लिया, पर इसको थोड़ा लंबा चौड़ा बना के लिखना है। तो कैसे लिख सकते हो, आपने क्रूड ड्रग लिया है, उसको मेंथोल में डाला है, उसके बाद आपने इतना % वापस से लिया है, उसको फिर डाइल्यूट करा है मेंथोल में डाल के, मेंथोल बफर फॉस्फेट कुछ भी लिख दो, पर मेन चीज़ मेंथोल में आपने डाला है वो चीज़ जरूर उसमें नीचे लिख देना, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही आपने स्टैंडर्ड कर लो, स्टैंडर्ड में कम मात्रा लेते हैं, क्रूड में हमेशा ज़्यादा मात्रा लेते हैं, ठीक है ना, इतना पता होगा आपको। फिर नीचे आ जाएगा आपका ये, उसके बाद जब ये सब करने के बाद जब आपने स्प्रे करा, रिएजेंट डाला, उसके बाद आपको कलर शो हुआ, एल्यूट जब हो गया, मतलब अलग अलग हो गया ना सब कुछ, फिर उसके बाद RF वैल्यू कैलकुलेट आप लोग कर लोगे। तो RF में आप कुछ भी डाल देना, हमेशा आंसर देखो क्या डालना है, 0.2, 0.5, 0.8 या 1.2, इनमें से कोई भी 4 चूज़ करो, लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि किसी को नहीं याद रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद आता है HPLC, हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, स्टेशनरी फेज नहीं होता है, इसके अंदर कॉलम होता है स्टेशनरी फेज की जगह पे, यहीं पे हम अपना क्या रखते हैं, अपना क्रूड ड्रग रखते हैं। तो इसको क्या चाहते हो, हर में कॉलम यही होने वाला है, रिवर्स फेज C18। डायमेंशन आप कुछ भी लिख देना, 10/1 4.6 mm, या अपने मर्जी से कुछ भी लिख देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर लिखना जरूर, ताकि थोड़ा एडवांस सा लगे कि आपने हाँ एकदम डिटेल में पढ़ा है। रिवर्स फेज तैयार हो गया। अब आता है मोबाइल फेज, सेम यही वाला चीज़ मोबाइल फेज में भी आप करोगे। एसीटोनाइट्राइल वहाँ पर भी था, फॉस्फेट वेपर वहाँ पर भी था, यहाँ पर एक ऐड आ गया है ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ठीक है। और आपको अगर ये नहीं याद हो रहा है तो हमने क्या करा है, हाँ इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा चीज़ क्या है, फ्लोरेट डालोगे, मतलब धीरे धीरे करके डालना होता है, एक साथ नहीं डालना होता है, इसलिए इसका फ्लोरेट क्या है, 1 ml 1 मिनट, मतलब इतना धीरे डालो कि 1 ml आपका 1 मिनट में जाए। नहीं याद रहता कोई बात नहीं, 1 से 2 ml ही हमेशा डालना होता है हमें इस प्रोसीजर में। तो जितने भी आने वाले टॉपिक है ना, सब में फ्लोरेट 1 से 2 के अंदर ही लिखना। यूवी डिटेक्शन कुछ भी लिख देना, बस इतना याद रखना कि 250 से लेके 400 के अंदर तक लिखो, क्योंकि हम आंखों से सिर्फ इसी वेवलेंथ को देख सकते हैं, 200 से लेकर 400 नैनोमीटर तक का, ठीक है। ये आपने अगर यूनिट 5 पढ़ा है तो आपको ये पता होगा, ठीक है।
फिर ये आता है रिटेंशन टाइम, वहाँ पे RF वैल्यू था, यहाँ पे RT है रिटेंशन टाइम। सेम वही चीज़ है, पूरा प्रोसीजर लिखना है आपने, कैसे करा है मिथेनॉल में डाल के अपना स्टैंडर्ड और टेस्ट ड्रग तैयार करा है उसको, फिर इसके साथ वो करा है क्या कहते हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफिक का जितना भी प्रोसीजर करा है। पर मेन चीज़ लास्ट में जरूर लिखना AUC कर्व, मतलब यहाँ पे AUC वाला लाइन बनेगा वाई एक्सेस पे और एक्स एक्सेस पे आपका बनेगा कंसंट्रेशन का ग्राफ, ठीक है। और उसके बीच में कुछ भी अपना ग्राफ बना देना, ट्राइंगल जैसा, पहाड़ जैसा, कुछ भी बना देना, एक स्टैंडर्ड का बना देना, एक टेस्ट का बना देना। इससे एग्जामिनर को लगेगा कि एकदम डिटेल में ये पढ़ के आया है, ठीक है ना। बस दिखावा करना है पेपर पे और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। अच्छा ये मैं ये तो बताना ही भूल गया कि इसको आप याद कैसे करोगे ना। तो इसको याद करने का बहुत ईजी तरीका है। पहले तो समझो, पहला तरीका बताता हूँ। अगर पेपर में ये भी ना याद है, कुछ भी ना याद है, तो क्या करोगे। ये आपको याद है हमने लिया था ए, जो भी इसका नाम है ना, बस को तोड़ दो और यहाँ पे लिख दो एसीटोनाइट्राइल, ठीक है। एसिटिक एसिड के सर जगह पे क्या लिख दोगे, एसीटोनाइट्राइल। पर एसीटोनाइट्राइल वर्ड भी याद कर लो, ये कहीं पर भी आप लपेट सकते हो एसीटोनाइट्राइल। और NaClDhide को किसी भी एजेंट की तरह पे यूज़ कर सकते हो, डिटेक्शन एजेंट की तरह पे, ठीक है ना। यहाँ पे लिख सकते हो कहीं पर भी NaClDhide और एसीटोनाइट्राइल हमेशा मोबाइल फेज में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। दूसरा एसीटोनाइट्राइल के साथ क्या डाल दो, बेंजीन डाल दो, ठीक है। ये डाल दिया, ये डाल दिया। और बेंजीन भी ना याद रहे तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे, इथेनॉल, मिथेनॉल, ये सब डाल दो, ठीक है। पर अब याद करने का तरीका बताता हूँ कि इसको कैसे याद कर सकते हो जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये है मिनोमनिक। सिलिकॉन जी ने AC 8 पे करके बियर को शाम से पिया, ठीक है। सिलिकॉन जी ने AC 8 पे रख के बियर को शाम से पिया, ठीक है ना। ये तो एक कहानी जैसे है ना। जो सिलिकॉन जी है, मतलब कि SG नाम का बंदा है, उसने पहले AC को 8 नंबर पे करा ताकि ठंडा हो जाए एकदम रूम, और बियर भी साथ में ले लिया और शाम तक पिया। अब इससे क्या कैसे याद होगा, अगर मैंने पहले भी बोल रखा है कि इसको आपको 3-4 बार याद करना पड़ेगा, तब जाके आपको पहले वर्ड के साथ फेमिलियर हो जाओ। नीचे मत देखना आप, ठीक है। सिलिकॉन जी याद आ गया आपको, सिलिकॉन जेल जी है ये, ठीक है। अब फर्दर AC8 से देखो क्या समझ में आता है आपको, AC8 एसीटोएट है ना, AC से एसीटो, N से नाइट्राइल, या एसीटोनाइट्रेट भी लिख सकते हो, एसीटोनाइट्राइल भी लिख सकते हो, हल्का सा डिफरेंस चल सकता है पेपर में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एसीटोनाइट्रेट लिख दो, एसीटोनाइट्राइल हो गया। रेशियो देखो BR में क्या दिख रहा है आपको, बेंजीन, ठीक है ना, बेंजीन। AC को 8 में रख के बियर पिया, मतलब कि एसीटोनाइट्राइल बेंजीन। ये समझ में आ गया आपको। परसेंटेज वहाँ कुछ भी डाल लो, ठीक है। और ये समझ लो जो आपने लैब में कम रिएजेंट यूज़ करा है, हमेशा परसेंट में उसका वैल्यू कम होगा, ठीक है। और जैसे बेंजीन आपने लैब में बहुत यूज़ कर रखा है तो हमेशा परसेंट में उनको, तो ये थोड़ा दिमाग लगा लिया करो कि कौन सा परसेंट में किसको ज़्यादा रखना है। नीचे देखो कितना ईजी बना दिया, शाम से, ठीक है। CE मतलब कि सैरिक, AM मतलब अमोनिया, S मतलब सल्फेट। रेशियो डाल दो बीच में, या जो डाल दो, इसको किस में तैयार करें आपने, पिया मतलब PA। क्या बन सकता है PA से, कुछ और बन सकता है फॉस्फोरिक एसिड के अलावा, नहीं बन सकता। दिमाग में PA सुन के अगर आप कुछ बनाना चाहोगे इससे, फॉस्फोरिक एसिड ही बनेगा, तो ये बन गया आपका, ठीक है। बाकी डेफिनेशन में सैंपल कैसे तैयार करना है आपको, टेस्ट ड्रग कैसे तैयार करना है, मिथेनॉल में डालकर तैयार कर लो भाई। और इनमें से कोई भी एजेंट ले लो, सैरिक एसिड ले लो, एसीटोनाइट्राइल ले लो, कुछ ना कुछ लिख दो बनाते वक्त, कोई दिक्कत वाले नहीं, इसको कोई नहीं पड़ेगा। जो पढ़ने वाली चीज़ थी उसका मिनोमनिक बना लिया हमने। RF वैल्यू है 0.39, अगर याद हो सकता है करो, नहीं करना है तो मैंने बता दिया आपको क्या क्या वैल्यू रखना है। HPTLC में भी सेम है, कॉलम को तो आपको याद ही हो गया, रिवर्स कॉलम C18। मोबाइल फेस में हमने जो चीज़ यहाँ लिया था सेम वही चीज़ वहाँ हो गया, ठीक है। एसीटोनाइट्राइल है यहाँ पे, फॉस्फेट बफर, ठीक है, लिख लो, नहीं लिखोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ग्लेशियल एसिटिक एसिड, और आपको ये नहीं याद होता है तो इसको भी याद करने का एक तरीका है। क्या तरीका है, GAP गैप, ठीक है। उसने शाम से पिया पर गैप दे के, ठीक है, GAP गैप, जिसे ग्लेशियल एसिटिक एसिड, A से एसीटोनाइट्राइल, P से फॉस्फेट बफर। P से फॉस्फेट बफर ही याद आने वाला है आपको यहाँ पे, क्योंकि हमने यहाँ पे PA नहीं लिखा है, P लिखा है बस। और PA का भी मतलब फॉस्फोरिक एसिड ही था, कहीं ना कहीं रिलेटेड, फॉस्फेट से ही रिलेटेड था। तो फॉस्फेट बफर कितना ईजी था। गैप मतलब कि हमने, हाँ आइस क्लोज कर लो और याद करने का ट्राई करो। सिलिका जी ने एसीटोनाइट्रेट, सॉरी सिलिकॉन जी ने AC को 8 पे करके बियर पिया, शाम से पिया, गैप दे के, ठीक है। गैप अगले वाले के लिए। वैसे फ्लो रेट आपका 1 से 2 ml पर मिनट रखना है। UV डिटेक्शन कुछ भी लिख दो, बस 250 से आप 400 के बीच में लिखो। रिटेंशन टाइम आपका क्या होता है, R टाइम होता है, ये सब बन बताया था। AUC कर्व हमेशा बनाओ, कंसंट्रेशन एक्स एक्सिस पे रखो, AUC ऊपर रखो, पहाड़ जैसा कुछ भी बना दो। तो ये था बहुत ही ईजी तरीके से याद करने का मिनोमनिक। वीडियो थोड़ा लेंथी हो सकता है पर मिनोमनिक के साथ करवा रहा हूँ, डिटेल में करवा रहा हूँ, ठीक है। आई होप ये अच्छा लगे। अब नेक्स्ट करते हैं हम लोग, हमें बस 4 करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना एक दिन में। आर्टिमिसिन, क्या नाम है इसका, आर्टिमिसिन। अगर इसका कोई नाम है दूसरा तो उसको याद जरूर करो। आर्टिमिसिन देखो कहाँ से मिलता है हमें, ये एक सस्क्यूटरपाइन लैक्टोन है। लैक्टोन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे बना रखा है मैंने, इसको लैक्टोन कहते हैं, ठीक है ना। ड्राइड लीफ से मिलता है ज़्यादातर, ड्राइड लीव्स, फ्लावर और स्टेम और बाकी, ये 4 वर्ड लिख दो, कहीं पर भी चलेगा। एंड एरियल पार्ट जो ऊपर देखने को मिल जाते हैं ऑफ द आर्टिमीसिया एनुआ। 50 बार बोलो,
वर्ड के साथ फेमिलियर हो जाओ, बाकी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। फैमिली इसकी कंपोजिट आए, और इसको हम लोग दूसरे नाम से क्या जानते हैं, वर्मवुड। अब देखो आर्टी मिसिन है, आर्टी 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 ज़्यादातर एक नाम लड़की का होता है, ठीक है। तो आर्टी नाजुक है, नाजुक लड़कियां होती है ना, मतलब ऐसे याद करने का तरीका है बस। तो वर्मवुड एकदम वार्म है, वर्मवुड कोमल सा वर्मवुड, ठीक है। और लड़की को हो गया घाव, घाव मतलब होता है कि वुंड, जख्म हो जाना, घाव। तो क्वीन घाव, क्वीन घाव याद हो गया, वर्मवुड क्वीन घाव। ये ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिनल हर्ब है, ठीक है। अब इसको याद कैसे कर सकते हैं भाई, सेम चीज़ है। इसको हम लोग कैसे याद करते हैं, आरटी ने बनाया आर्ट, हर साल में आर्ट बनाती है आरटी, आर्ट बनाती है सालाना, ठीक है। क्या बनाती है आरटी, आर्ट बनाती है सालाना। देखो आरटी एक कंपोजिट, कंपोजिट मतलब होता है बेकार, ठीक है, ट्रैश। तो आरटी कंपोज, या ऐसे भी याद कर सकते हो, कंपोज मतलब होता है ऑर्गेनाइज करना, ठीक है। कहीं ना कहीं इंग्लिश में एक रिलेटेड वर्ड है ये। तो आरटी कंपोज आर्ट बनाती है हर साल, एनुअल, कंपोज आर्ट एनुअल बनाती है और उसको बेच देती है सेल। तो कंपोज आर्ट एनुअल सेल। तो कंपोज से याद आ जाएगा इसकी फैमिली कंपोजिट आई, आर्ट से याद आ जाएगा आर्टिमीसिया, और एनुअल से आ जाएगा एनुआ, आर्टिमीसिया एनुआ, आर्टिमीसिया एनुअल। 50 बार बोलो याद हो जाएगा। सेल कर देती है SELL, मतलब कि सेस्क्यू टर्पाइन लैक्टोन, ठीक है, सेस्क्यू टर्पाइन लैक्टोन। बाकी स्लट भी याद यूज़ कर सकते हो आप, SLUT। बाकी एक बेकार सा वर्ड है इंग्लिश में, इसको गाली की तरह यूज़ करा जाता है, पर याद करने के लिए अगर पेपर में अगर आपको याद करना है तो सब कुछ चलता है। बाकी सेल याद करो, SELL बहुत अच्छा है वर्ड। कंपोजिट जो आरती है वो कंपोजिट आर्ट हर साल बनाती है एनुअल, और फिर इसको सेल कर देती है। लो इसको याद हो गया, ये पूरा याद हो गया, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कैसे याद करोगे, जब याद करने जाओगे तो बहुत ईजी है, ठीक है। लैक्टोन रिंग तो बनाना ही बनाना है, याद हो गया, ठीक है। इसके वजह से इसका एंटी मलेरिया इफेक्ट आता है, इसलिए ट्राईएक्सोन मतलब 3 ऑक्सीजन वाला रिंग बनाना ही बनाना है। बाकी एक कहीं पर भी बेंजीन बना देना जिसके अंदर रेजोनेंस इफेक्ट नहीं है, और साइड साइड में मीथेन ग्रुप ऐड कर देना, बस बस। और जो खाली जगह एकदम कोने कोने में हाइड्रोजन अटैच कर देना। लो याद तैयार हो गया आपका आरटी मिसिन। बस ध्यान रखना कि एक 7 कार्बन का बना हुआ, मतलब सब 6 कार्बन के बने हुए हैं, इतना याद कर लेना। अब प्रोडक्शन कैसे करेंगे इसका, तो बहुत ही ईजी है। टर्पाइन मैंने बोला था ना, टर्पीन से होता है, इसके अंदर थोड़े से आपके फैट्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं, शुगर सॉल्ट वैक्स, ठीक है, ये सब देखने को मिल जाते हैं। इसलिए हम लोग इसका करना बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है। क्या करना जरूरी है, डी फैट करना ज़रूरी है। तो डी फैट हम लोग कैसे कर सकते हैं, ठीक है, पेट्रोलियम ईथर डाल के, मैंने बताया था आपको, स्केलिन बी, पेट्रोलियम ईथर, ये सब डाल के। तो पहले देखो ड्राई लीव ले लेना है आपको, पाउडर कर देना है, उसके बाद पेट्रोलियम ईथर डाल देना है, फिल्टर कर दोगे। फिल्टर करने के बाद पेट्रोलियम ईथर के अंदर सब कुछ आपका मिल गया, आरटी मिसिन भी मिल गया है, ठीक है। आरटी मिसिन मिल गया जब अंदर, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, फिल्टर करके हमेशा क्या करना होता है, कंसनट्रेट करना होता है, याद करने की जरूरत ही नहीं है। फिर हम लोग डालेंगे क्लोरोफॉर्म, क्यों, क्योंकि ये क्लोरोफॉर्म के अंदर अच्छे से डिजॉल्व होते हैं, ज़्यादातर ऑर्गेनिक लेयर में डिजॉल्व होते हैं। तो क्लोरोफॉर्म की जगह आप कुछ और भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी आपकी, बेंजीन भी ले सकते थे। क्लोरोफॉर्म डाल दिया, क्लोरोफॉर्म डालने के बाद उसमें हम लोग डालेंगे एसीटोनाइट्राइल। क्या डालेंगे, एसीटोनाइट्राइल। इसको कैसे याद कर सकते हो, AC8 पे रख दो, एसीटोनाइट्राइल, ठीक है, एसीटोनाइट्राइल रख दिया। ये क्यों रखते हैं, ताकि और भी फालतू की चीज़, शुगर वैक्स सब कुछ हट जाए। तो जो भी चीज़ हट जाएगा उसकी कोई यूज़ ही नहीं है, ये इसको हमें वापस चाहिए नहीं, मेन तो यही है ना क्लोरोफॉर्म। उसके अंदर ये डाला है ताकि फालतू चीज़ हट जाए, पर अभी भी आपका ड्रग क्लोरोफॉर्म नहीं है। क्लोरोफॉर्म को अब लोग क्या कर लो, क्रोमेटोग्राफी में डाल के सिलिका जेल वगैरह डाल के क्या कर लो, बाहर निकाल लो, ठीक है। और उसके बाद साइक्लोहेक्सिन या फिर इथेनॉल डाल के उसका क्रिस्टलाइन बना लो। साइक्लोहेक्सिन याद मत करो, इथेनॉल याद करो, क्योंकि हमेशा क्रिस्टलाइन करने के लिए, क्रिस्टलाइज करने के लिए इथेनॉल डालते थे हम लोग। बस आपका आर्टिमिसिन याद हो गया। अगर आपको ये भी नहीं याद होता है, इतना तो याद हो ही जाएगा ना भाई। बस इसमें मेन चीज़ क्या है, क्लोरोफॉर्म डालना है, बाकी चीज़ तो पता ही है आपको। टर्पिन है, टर्पिन के अंदर फैट वगैरह होता है, तो पेट्रोलियम ईथर डालना ही डालना है, ठीक है। और क्या डालना होगा इसमें, एसीटोनाइट्राइल डालना पड़ेगा ताकि फालतू की चीज़ फिर डिजॉल्व हो जाए, ठीक है। पेट्रोल मीथर के अलावा कुछ और तो डालोगे, एसीटोनाइट्राइल, ताकि फालतू की चीज़ वो डिजॉल्व करके बाहर निकाल दे। मेन चीज़ क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म के अंदर डिजॉल्व है। क्लोरोफॉर्म में जब डिजॉल्व है उसका क्रोमेटोग्राफी करवा दो अपना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं भी याद होता है ना, तो मैं ये तो नहीं बोलूँगा बहुत ईजी सा मीनोमेनिक है, पर इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, PECA पैका को मतलब कॉलम क्रोमेटोग्राफी करा, पैका को चलो, ठीक ना, CHL मतलब क्लोरोफॉर्म, वो भी लिख सकते हो, चलो मतलब क्लोरोफॉर्म ही है कहीं ना कहीं, या CLF भी लिख सकते हो। पापा को क्लिफ, क्लिफ मतलब कि माउंटेन, ठीक है ना, क्लिफ याद कर लो आप। चलो क्लोरोफॉर्म को हम लोग क्या बोलेंगे आपसे, क्लिफ। पापा को मतलब कॉलम क्रोमेटोग्राफी, क्लिफ, CLIFF मतलब क्लोरोफॉर्म। मैंने शॉर्ट में क्लिफ लिखा है ताकि मुझे क्लिफ सुनते ही साथ क्लोरोफॉर्म याद आए। पापा को क्लिफ में चढ़ना, मतलब क्लिफ में चढ़ते हुए टीवी में देखना बहुत अच्छा है। कोई भी मतलब कोई भी बंदा क्लिफ में चढ़ रहा है उसकी टीवी चला लेते हैं, पर वो AC मतलब AC तो लेते ही हैं, पर इलेक्ट्रिक AC है वो, मतलब कि हाँ सोलर सिस्टम पे चलता है, EAC है ना, EAC 8 पे रखते हैं। AC को 8 पे नहीं, EAC को 8 पे रखते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक AC को 8 पे रखते हैं। तो पैका को मतलब पिता को, या पैका को, या कोई भी लड़की एक पैका नाम की है, पैका को क्लिफ वाली चैनल देखना बहुत ईजी है, क्लिफ वाली मूवी देखना बहुत पसंद है। पैका को क्लिफ EAC 8 पे रख के देखना बहुत पसंद है। बस ऐसे याद कर सकते हो आप।
तो पैका एक लड़की का नाम है, आरती है ना, आरती का दूसरा नाम पैका है। तो आरती मतलब पैका को क्लिफ AC8 पे रख के देखना बहुत पसंद है। ठीक है, पैका को क्लिफ AC8 पे रख के देखना बहुत पसंद है। पैका मतलब क्या हो गया, पेट्रोलियम। ई से क्या हो गया, एक्सट्रैक्ट आउट। सी से क्या हो गया, क्लोरोफॉर्म। ए से क्या होगा, एसिटोनाइट्रेट। ठीक है ना, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाओ दोबारा से, पैका को कॉलम क्रोमेटोग्राफी। AC मतलब क्लिफ वाला, CLIFF मतलब क्लिफ देखो, CLIFF क्लोरोफॉर्म, CHOLFB आ रहा है, HB आ रहा है, CV आ रहा है। ठीक है, पैका को क्लिफ वाली चीज़ देखना पसंद है, पर EAC को 8 पे रख के। इथाइल एसीटेट भी कर सकते हो, ठीक है ना, इथाइल एसीएट। ठीक है ना, एसीएट, ये भी याद रख सकते हो। नहीं भी करोगे एसीटोनाइट्राइल भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, गलत नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे तरीके होते हैं एक ही चीज़ को करने के। अब हम लोग थोड़ा नीचे फर्दर मूव करते हैं। यूटिलाइजेशन आपको खुद याद करना पड़ेगा, कोई नहीं आपको याद करवाने वाला है, क्योंकि ज़्यादा मिनोमिक बनाओगे तो कंफ्यूज आप ही होगे। दैट्स वाई मैं कह रहा हूँ कि मेन चीज़ को ही आप मिनोमिक की तरह याद रखो, पेपर में कभी भी दिक्कत नहीं आएगा। आर्टिमिसिन क्या है, एक सेमी सिंथेटिक कंपाउंड है, मलेरिया एक्टिविटी शो करता है, एंटी मलेरिया, मेरा मतलब ये था। और ये उस तरह के मलेरिया वाले कीड़ों को मारता है जो कि नॉर्मल ड्रग्स नहीं मार पाती है। जैसे क्विनिन है ना, वो अलग तरह की चीज़ों को मार पाती है, पर मलेरिया मतलब कि P. फैल्सीफेरम नहीं मार पाती है वो। ठीक है, P. वाइवेक्स नहीं मार पाती है। ठीक है, ये दो को मारने के लिए हमें आर्टिमिसिन का यूज़ करना पड़ता है। आर्टिमिसिन से 2 तरह के ड्रग बनते हैं जो आपके हर दुकान में देखने को मिलेगा। आर्ट ईथर, ठीक है ना, आर्ट ईथर और आर्ट मिथाइल ईथर, इसलिए आर्ट एम ईथर। ठीक है, ये दो याद करना बहुत नेसेसरी है नाम आपको, ये हर दुकान में मिल जाता है, नॉर्मल मेडिसिन शॉप पे। और सेमी सिंथेटिक है, उसका नाम याद करना कोई भी जरूरी नहीं है। ये ऑयली सस्पेंशन में डिस्पेंस करके हमेशा देते हैं, और IM लगाते हैं या IV लगाते हैं, कॉमन सेंस है, इंजेक्शन है तो वहीं पे लगेगा, पर ये बहुत पोटेंट ड्रग होते हैं। ठीक है ना, बहुत ही पोटेंट ड्रग होते हैं, इसलिए इसको हम लोग जब सीवियर केसेस हो जाते हैं ना, तो नॉर्मल मेडिसिन के साथ भी इसको मिला के हम लोग रिकमेंड करते हैं देना। नॉर्मल मेडिसिन आपका क्या हो गया, सपोज योर क्विनिन वाले जो भी कुछ ले लो, हाइड्रोक्सी क्विनिन एंड सो ऑन थिंग्स। और साथ ही साथ एंटी कैंसर इफेक्ट भी शो करता है थोड़ा बहुत, जब उसको क्लिनिकल ट्रायल में यूज़ करा गया तो ये पाया गया था। ठीक है, अब वहीं पे हम लोग अटके रह गए हैं कि एस्टिमेशन कैसे करना है भाई। चलो एस्टिमेशन मैं बताता हूँ कैसे करना है। अभी बताया मैंने, बहुत ईजी है। हमें आ गया है स्टेशनरी फेज तैयार करना, ठीक है, पर यहाँ पे थोड़ा केस अलग है। देखो क्यों अलग है, नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। सिलिका जेल तो ले रहे हैं हम लोग 60, मतलब उसका जो पोर साइज है, मतलब बीच में छेद होंगे वो 60 माइक्रोन के होंगे। F254 का मतलब क्या है, F से मतलब फ्लोरोसेंस, और इसका वेव लेंथ क्या होगा 254। मैंने बोला था ना 250 के ऊपर और 400 से नीचे रखना होता है, तो वेव लेंथ 254 रखते हैं हम लोग ज़्यादातर। बस 254 में हमें पर्पल लाइन देखने को मिलता है शो ज़्यादातर, मैक्सिमम टाइम्स पर्पल कलर वेव लेंथ ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है, वो अलग चीज़ है। जब आप 50 यूनिट करोगे तो वो अलग चीज़ है। फिर आता है आपको मोबाइल फेस कैसे तैयार करोगे भाई। मोबाइल फेस का तैयार इसमें कैसे करोगे, इसमें याद करना, देखो मैं भी बता देता हूँ कैसे याद करोगे। मोबाइल फेस जो था वो ऊपर आपने पहले ही याद कर लिया, क्लोरोफॉर्म और इथाइल एसीटेट। इसका मतलब क्या था, क्लिफ वाली टीवी में देख रही थी ना, क्लिफ और AC8 पे करके, EAC8 पे करके, पर यहाँ पे क्लोरोफॉर्म की जगह पे N-हेक्सिन ले लिया है। क्या हमें दूसरा याद करना पड़ेगा, नहीं। पेपर में आप क्लोरीन और इथाइल एसीटेट भी लिख सकते हो, दोनों ही सेम ही काम कर रहा है। ठीक है, इसलिए अगर आपको नहीं याद हो रहा है तो पीछे वाली चीज़ ही रखो, इथाइल एसीटेट और क्लोरोफॉर्म ही रखो। पर अगर आप एक जीनियस बंदे हो तो इसको कैसे याद कर सकते हो कि टीवी देखते हो, क्लिफ वाली टीवी तो देख ली थी, पर 6 बार तो ऐड ही आ जा रहा था बीच बीच में, तो N-हेक्स और सेम वही है। फिर भी वो EAC पे 8 नंबर पे, मतलब EAC को 8 नंबर पे ठंडी ठंडी हवा लेते हुए टीवी देख रही है। टीवी में क्या आ रहा है, 2 जा रहा है, क्लिफ वाली फोटोज, मतलब क्लिफ वाला चैनल चला था, पर बीच बीच में ऐड आ रहे थे। कितने ऐड आ रहे थे, 6 बार ऐड आ रहे थे N-हेक्स। ठीक है, मतलब 3 N-हेक्सिन। ठीक है ना, N-हेक्सिन यहाँ पे लिख रखा है N-हेक्सिन, ये याद हो गया। अब देखो हेक्सिन ज़्यादा मात्रा में लेना है, क्योंकि हेक्सिन, बेंजीन, क्लोरीन ये सब लोग लैब में ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसलिए ज़्यादा मात्रा में वो रखना है। स्टैंडर्ड मेथनॉल में डाल के प्रिपेयर कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सैंपल मेथनॉल में डाल के प्रिपेयर कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर स्टैंडर्ड में थोड़ा मात्रा ज़्यादा रखना और सैंपल में थोड़ा मात्रा कम रखना, अगर ठीक है, जो क्रूड ड्रग ले रहे हो। अब आता है आपका विजुअलाइजिंग एजेंट, डिटेक्शन एजेंट जो भी है, यहाँ पे लिखा हुआ है डिटेक्टिंग एजेंट ही लिखना आप, और कुछ मत लिखना। इसको कैसे याद करो, मैंने बोला था एनिसैल्डिहाइड, आप जरूर याद करो, ये हर जगह लिख सकते हो आप, पर नहीं याद करा है आपने तो कोई बात नहीं, इसको कैसे याद करोगे। इसको याद करने का आंसर है सलाद। ठीक है, तो 6 बार तो ऐड आ जाते हैं, तो सिचुएशन में क्या करें, तो उसने बोला मेरे पास एक आंसर है कि हम लोग सलाद लेके आते हैं और खाते रहते हैं, जब भी ऐड आएगा हम सलाद खाएंगे, नहीं ऐड आएगा हम लोग क्लिफ एंजॉय करेंगे। ठीक है, तो आंसर है इसका सलाद, ANS, मतलब कि एनिस, सलाद से एल्डिहाइड आपको नाम याद आ जाएगा, ALD। ठीक है ना, एल्डी, तो आंसर इज एल्डिहाइड, आंसर इज सलाद, एनिस एल्डिहाइड, ऐसे याद हो जाएगा आपको, एनिस एल्डिहाइड आपका। अगर आपको एनिस एल्डिहाइड वर्ड से फेमिलियर हो तो आंसर इज सलाद आपको सुनते ही साथ पता लग जाएगा, आंसर इज सलाद मतलब एनिस एल्डिहाइड। बाकी डिटेक्शन में सेम वही चीज़ करो, कैसे करना है, ये करना है, वो करना है, सब कुछ कर दो। उसकी डेंसिटी डेंसियोमीटर से पता कर लो, और AUC और कंसंट्रेशन का ग्राफ बना दो, सो सिंपल। अब आता है नीचे देखो, अब जो ये था HPTLC, ये TLC का एडवांस वर्जन है, हाई परफॉर्मेंस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, सेम प्रोसीजर सेम है, मैंने वही बोला था ना, बस थोड़ा इंस्ट्रूमेंट थोड़ा सा अपडेटेड है।
HPLC भी सेम ही है कहीं ना कहीं। कॉलम आपने रिवर्स फेज ले लिया, मोबाइल फेज आपने क्या ले लिया, देखो ऊपर वाला ही चीज़ यहाँ पर भी ले लो, ठीक है। अब देखो HPLC में जो यहाँ पे आप कॉलम देख रहे हो ये तो स्टेशनरी फेज की तरह काम करेगा, मोबाइल फेज थोड़ा सा चेंज है इसमें। अगर आप वापस से वही लिखना चाहते हो EAC8 और क्लोरोफॉर्म तो भी गलत नहीं होगा आपका, पर अगर आप ये याद करना चाहते हो जो इसमें लिखा है डिलीटो आप, तो सिचुएशन में देखो क्या करोगे। एक दवाई आती है अल्कासिटल नाम के, किडनी स्टोन में यूज़ होता है, उसके अंदर यही चीज़ होता है, ठीक है। डाइसोडियम, अरे क्या डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, या फिर एक सोडियम लो पर इस बार हाइड्रोजन तो ले लो फॉस्फेट। क्या याद करना हार्ड है? नहीं याद है, बिल्कुल ईजी है। अल्कासिटल नाम से होगा, सर्च कर सकते हो, या फिर ऐसे किडनी स्टोन का सिरप आप सर्च मान लो, ये ऐसे ही कुछ देखने को मिलेगा, उससे आप याद कर सकते हो। तो इसको कैसे कनेक्ट कर सकते हो अपनी स्टोरी में, देखो शुरू से बताता हूँ स्टोरी। बाकी सब सेम है, फ्लो रेट आपको 1 से 2 रखना है, 250 से 400 के बीच में आपको यूवी डिटेक्शन रखना है, और कैसे करते हैं AUC का पीक बनाना है, डेंसियोमीटर पे रखना है, और उससे मैच करना है अपना सैंपल को अपने स्टैंडर्ड से, ठीक है। अब हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको वापस से, वीडियो थोड़ी लेंथी है, आई एम रियली सॉरी, पर हम रिवाइज के साथ और बिना मेरे के साथ बना रहे हैं। आरती मिसिन मतलब आरती नाम की एक वुमेन है या लेडी है। तो ऊपर वाले फेस को हम लोग ने कैसे याद रखा था, जो आरती नाम की है घाव हो जाता है उसे, तो क्वीन घाव, और वो नाजुक है इसलिए वॉर्मवुड, ठीक है। अब बाकी चीज़ जो मेन चीज़ है उसको हमने कैसे याद करा था, कंपोजिट आर्ट हर साल बनाती है, तो कंपोजिट आर्ट एनुअल, फिर उसको सेल कर देती है SELL, सेल से क्या था सस्क्यू टर्पिन लैक्टोन, ठीक है। ये तो इजी था। प्रोडक्शन में हमने कैसे याद करा था, आरटी का दूसरा नाम था पैका, पैका को क्लिफ AC8 पे रख के देखना पसंद है, ठीक है। पैका को क्लिफ AC8 पे रख के देखना पसंद है। पी से था हमारा पेट्रोलियम ईथर, ई से था इवापोरेट, सी से था क्लोरोफॉर्म, ए से था आपका एसीटोनाइट्रेट, ठीक है, सेम वही नाम है एसीटोनाइट्रेट, मतलब AC8 नहीं याद आ रहा है इसे, तो AC8 एसीटोनाइट्राइट। को CO मतलब होता कॉलम क्रोमेटोग्राफी, और क्लिफ मतलब था आपका क्लोरीन, और AC8 EAC8 आई एम रियली सॉरी, EAC8 मतलब क्या था इथाइल एसीटेट, बस, ठीक है। यूटिलाइजेशन आपको खुद करना था, एस्टिमेशन मैंने बता दिया था आपको, अभी कैसे याद कर सकते हो एस्टिमेशन आप। एस्टिमेशन को हमने करा था, देखो स्टेशनरी फेस तो था सिलिका जेल, सिलिका जेल यहाँ पे क्या है आपका कुछ सिलिका 60 था, और फ्लोरेसेंस 254 पे रखना था हमें, ठीक है, वेवलेंथ 254 पे रखना था। अब देखो मोबाइल फेस बस याद करना था, मोबाइल फेस भी ऊपर वाला ही था हमारा, क्या था हमारा मोबाइल फेस क्लिफ वाला, मतलब क्लोरोफॉर्म इथाइल एसीटेट था। पर यहाँ पे अगर आप एक इंटेलिजेंट बनना चाहते हो तो क्लोरोफॉर्म की जगह पे एन हेक्सिन था, याद कर सकते हो, मतलब कि 6 बार तो ऐड ही आ जाता था देखते देखते, तो एन हेक्सिन एसीटो इथाइल एसीटेट, ठीक है। बाकी सब कुछ सेम था। उसके बाद नीचे HPLC था, HPLC हम लोग कैसे करे थे, क्योंकि 6 बार ऐड आ जा रहा था, तो उसने क्या बोला मेरे पास एक टेक्निक है, मैं सॉरी डिटेक्शन, मेरे पास एक टेक्निक है कि मैं एनिसैल्डिहाइड, मतलब कि मेरे पास आंसर है ANS की सलाद ले आते हैं, फिर जब भी ऐड आएगा तो खाएंगे, तो एनिसैल्डिहाइड, ठीक है। अब नीचे आ जाओ, कि उसे सलाद इसलिए खाई थी क्योंकि उसे स्टोन था, ठीक है, सलाद उसने इसलिए खाया क्योंकि उसे स्टोन था। स्टोन के बाद पानी ज़्यादा पीना चाहिए, मतलब उसने सलाद का जूस बना के पिया है, पानी जैसा, ऐसे याद कर लो। तो स्टोन होता है तो कौन सी दवाई खाते हैं, मैंने बताया डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, या फिर सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, लो याद हो गया। बाकी सब तो आपको याद ही करना था, वो इसलिए याद हो जाएगा देखते ही साथ। अब हम लोग नेक्स्ट पे फर्दर करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला है आपका सैनोसाइड, ठीक है। सैनोसाइड के अंदर से हमें मिलता है सैनोडिन, ठीक है, और एक ग्लाइकोन पार्ट होता है, एक ग्लाइकोन पार्ट होता है, ये तो आपको पता ही है। स्ट्रक्चर आपको याद करना है, बहुत ईजी है स्ट्रक्चर याद करना, थोड़ा सा ध्यान देना होगा आपको यहाँ पे, ये तो आपको याद हो जाएगा एंथ्रासिन, ठीक है, मतलब डाई एंथ्रासिन, 2 एंथ्रासिन है, बीच में जुड़े हुए हैं ये लोग। अब देखो A और C सैनोसाइड तब खिलाता है जब ये लोग सिस पोजीशन में हाइड्रोजन जुड़ा हो यहाँ पे, और ट्रांस में अगर जुड़ा हो, मैंने उल्टा कह दिया, सिस में जुड़ा हुआ हो तो B और D कहलाता है, ट्रांस में जुड़ा हुआ हो तो A और C कहलाता है, ठीक है। और R मतलब कि इस पोजीशन में लगा हुआ रहेगा आपका एक जगह, COOH इसी की तरह सेम ऊपर वाले की तरह, पर दूसरी बार में बदल जाएगा, CH2OH लगा होगा, सेम इसी तरह यहाँ पे भी है, ठीक है। शुगर ग्रुप बनाना आपको आता ही है, ठीक है। एंथ्रोन बनाना आता है, क्योंकि एंथ्रोक्विनोन है ये, इसलिए यहाँ पे ऑक्सीजन बीच में आएगा, उसके बगल में OH आ जाएगा, OH आ जाएगा, यहाँ से ग्लूकोज जुड़ा हुआ है, यहाँ से COOH है, बाकी सब याद हो जाएगा, यहाँ पे बहुत ईजी था। सैनोसाइड को जब हम लोग तोड़ेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा, आपका ग्लूकोज 2 टूटेगा, ये रहा ग्लूकोज 2 आ गया, और डिपेंड करता है बीच में क्या है उसके हिसाब से सैनोसाइड A है तो सैनिडिन A और B बनेगा। ज़्यादातर हम लोग क्या यूज़ करते हैं, सैनिडिन B ही यूज़ करते हैं, ठीक है ना, ज़्यादातर सैनिडिन B यूज़ करते हैं। अब ऊपर आ जाते हैं, ये लोग 2 तरह के हो सकते हैं, हाँ, कैल्शियम के फॉर्म में पाया जाता है ज़्यादातर, ये किसके फॉर्म में पाया जाता है, कैल्शियम के फॉर्म में, तो हमें पता है कि कैल्शियम कहीं ना कहीं तो यूज़ होने वाला है प्रोडक्शन में, ठीक है। तो सैनोसाइड ABCD नाम का होता है, ये रहा इसके लेफ्ट में फ्लावर,
तो इसका हम लोग पत्ता यूज़ कर सकते हैं, इसका फ्रूट यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि सैना पाउडर यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी लो पर पाउडर में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ये वाला टॉपिक, सैनोसाइड। तो सैनोसाइड असलियत में एंथ्रोन होते हैं, क्योंकि ये 2 होते हैं इसलिए इसका नाम क्या है, डाई एंथ्रोग्लाइकोसाइड। ये एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड होते हैं, ये ड्राई लीफ से आते हैं। और केसिया अगस्तोफोलिया मतलब कि इंडियन सैना, और केसिया क्यूटीफोलिया अलेक्जेंडर सैना, इसकी फैमिली होती है लेगुमिनोसाई। ठीक है, लेगुमिनोसाई। सपोज अ वाइफ सेइंग टू हर हस्बैंड, एजी केसिया अगस्त में या फिर केसिया क्यूट फॉल, मतलब कि अगस्त में जो फॉल है मतलब झरना है वो क्यूट लगेगा। ठीक है ना, एजी केसिया अगस्त फॉल, केसिया क्यूट फॉल लगेगा। ठीक है, एजी मतलब एंथ्रोक्विनोन ग्लाइकोसाइड, केसिया केसिया अगस्ताफोलिया, केसिया क्यूटीफोलिया, और लगेगा मतलब लेगुमिनेसाई। ठीक है, हो सकता है मेरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी गलत हो, पर मैंने इसी तरह में याद कर रखा है, इसलिए मुझे इसी तरह से लर्न है। तैयार कैसे कर सकते हैं हम लोग, बेंजीन देखो, पाउडर लिया, पानी में तो घोल नहीं सकते इसलिए बेंजीन में कराया हमने। अब मॉडर्न टेक्निक स्टार्ट हो गया था, ठीक है ना, एजिटेशन स्टार्ट हो गया था, और आपका वो भी स्टार्ट हो गया था, क्या कहते हैं उसको, फ्लूइड कंप्रेशन मेथड, क्या था, फ्लूइड जो भी था वो, फ्लूइड को कुछ भी था, मॉडर्न टेक्निक में कुछ भी यूज़ कर सकते हो आप। तो बेंजीन आपने ले लिया, बेंजीन जब आप डालोगे तो जो फिल्टर है उसके अंदर आपका सैनोसाइड नहीं पड़ा होगा, तो उसको आप फेंक दो। ठीक है, जो मार्क बचा है ना उसके अंदर आपका सैनोसाइड है, क्योंकि सैनोसाइड नॉन पोलर में डिजॉल्व नहीं होता है, पानी में डिजॉल्व होता है, पोलर में। ठीक है, अब वहाँ पर उसमें डाल दो मिथेनॉल। मिथेनॉल शायद से मुझे ज़्यादा याद है पोलर ही कहते हैं इसे। अब क्योंकि ये पोलर है तो मार्क में भी कुछ बचा होगा, मार्क को वापस से यही वाला प्रोसेस कर लो, और बाकी जो फिल्टर निकाल लो उसके अंदर तो है ही है आपका सैना, तो सैना निकल गया वो अलग चीज़ है, पर वो मार्क के अंदर अभी भी 100 में से सिर्फ 60% ही निकला होगा, 40% उसी में रह गया, तो उसको बार बार करो यही सेम प्रोसेस और उसको फिर निकाल लो। ठीक है, ये प्रोसेस नहीं भी याद करोगे तो चलेगा। फिल्ट्रेट आपने कर लिया, उसको कंसनट्रेट कर लो, मैंने बताया आपको हमेशा फिल्टर के बाद कंसनट्रेट करना इज़ वेरी नेसेसरी। इसमें डाल दो अपना एसिड। ठीक है, एसिड डालने के बाद क्या होगा आपका, एसिडिफाइड हो जाएगा, पीएच उसका कम हो जाएगा, 3.2 हो जाएगा। 2 घंटे तक रखो और फिल्टर कर लो। फिल्टर जब भी करोगे तो क्या करो आप, अपना वो कंसनट्रेशन जरूर करो। उसके बाद उसको कैल्शियम क्लोराइड के साथ, मैंने बताया था ना कैल्शियम के फॉर्म में होता है, इसलिए कैल्शियम क्लोराइड के साथ उसको रिएक्शन करवाओ, और उसके बाद बेस डालो। एसिड डाला है तो बेस डालना इस वेरी इंपॉर्टेंट। तो अमोनियम सोल्यूशन थोड़ा सा डालो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ताकि पीएच 8 पे पहुंच जाए। एसिड क्यों डाला है हमने, एसिड इसलिए डाला है कि फालतू का चीज़ उसमें डाइजेस्ट हो जाए, फिर बेस डाल के उसको वापस से ठीक कर लिया हमने। ठीक है, अब हमारा क्योंकि कैल्शियम क्लोराइड हमने डाला था, कैल्शियम फॉस्फेट डाल लो, कुछ भी डालो, पर कैल्शियम की चीज़ डालो ताकि प्रिपेयर डी नेचर स्पिरिट तैयार हो जाए। ठीक है, उसको घुमाते रहो मिक्स हो जाएगा कैल्शियम के साथ। अब अगर कैल्शियम सैनोसाइड तैयार हो गया, उसके बाद क्रोमेटोग्राफी करो, उसके बाद एकदम प्योर फॉर्म पे डेसिकेटर पे यूज़ करके क्रोमेटोग्राफी को यूज़ करो, एकदम प्योर कैल्शियम सैनोसाइड आपका तैयार हो जाएगा। डिपेंड करता है आपने कौन सा सैनोसाइड लिया था, उसके हिसाब से आपका सैनडिन तैयार होगा नीचे। ठीक है, सैनोसाइड तैयार तो हो गया, पर इसको याद कैसे करा जाए अब। तो फैट बॉय ने दारू पी के, मतलब मिथेनॉल कच्चा दारू होता है ना, जहाँ तक मुझे पता है, फैट बॉय ने मिथेनॉल पी के एसिड बेस के साथ खेला और कैल्शियम क्लोराइड का सॉल्ट फॉर्म कर दिया। ठीक है, तो फैट बॉय मतलब हम लोग डीफैट करते हैं। डीफैट में आप पेट्रोलियम ईथर भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सैनी बी था वो भी ले सकते हो, पर यहाँ पे हम बेंजीन ले रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली, मैंने बी लिख दिया ना यहाँ पे, बी फॉर बेंजीन। ठीक है, फैट बॉय मतलब कि डीफैट कर रहे हैं बेंजीन को लेके। ठीक है, बाकी जो कर रहे हैं वो अलग चीज़ है। अब डीफैट कर रहे हैं तो हमेशा डीफैट करते वक्त हम लोग फालतू चीज़ को डिजॉल्व करते हैं, तो वो चीज़ हमें फेंकना पड़ता है और मार्क को रखना पड़ता है। तो डी फैट का मतलब यही होता है, फैटी लेयर को करना। ठीक है, अब उसके अंदर डालो आप मिथेनॉल। ठीक है, मिथेनॉल हमने डाल दिया है, उसके अंदर सैना, क्योंकि पोलर है, पोलर सैनोसाइड पोलर नेचर का होता है, डिजॉल्व हो गया। अब उसने एसिड के साथ खेला है, फिर बेस के साथ खेला है, और उसने तैयार कर दिया CaCl2। मैंने ये बता दिया CaCl2 को हमें यूज़ करना होता है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें क्या तैयार करना है, कैल्शियम सैनोसाइड। ये याद रह जाना चाहिए आपको, इससे आपको CaCl2 याद रह जाएगा। और उसके बाद आप जो करो अपना क्रोमेटोग्राफी करो और एकदम प्योर फॉर्म में एकदम इकट्ठा कर लो। तो ये हार्ड नहीं था। ठीक है, स्ट्रक्चर याद हो गया हमें, नाम याद हो गया हमें। ठीक है, 50 से 60 बार वो नाम बोलो जो आपने कभी नहीं सुना है, अभी फिर से बोल रहा हूँ मैं। अब हमारा क्या था, यूटिलाइजेशन। देखो भाई, सैनासॉल्ट परगेटिव की तरह यूज़ होता है, लैक्सेटिव की तरह यूज़ होता है, शुगर में यूज़ होता है, हीमोराइड जब पाइल्स हो जाता है तब यूज़ होता है। हाँ, प्रोसीजर जैसे कि कोलोनोस्कोपी, मतलब कि आपको कुछ निकालना है अपने एनस से, तो प्रोसीजर से पहले यूज़ होता है ताकि फालतू की चीज़ वेस्ट बाहर निकल जाए। ठीक है, वूम हो गया है तो एंटी हेलमिंथिक की तरह यूज़ होता है, मतलब पेट में कीड़े हो गए तब आप ले लो तो पेट के कीड़ों को ये मार देता है। ठीक है, सैनोसाइड क्या है आपका, देखो एक क्या है आपका, क्या है ये, ग्लाइकोसाइड है ये। ठीक है, क्या है, ग्लाइकोसाइड। तो ग्लाइकोसाइड में बॉन्ड ट्रैगर टेस्ट होता है। ठीक है, तो ये क्या था आपका, सैनोसाइड। सैना बचपन से ही वॉर के लिए तैयार पैदा होती है, तो इसको कैसे याद कर सकते हो आप, देखो टेस्ट जब भी करोगे एक एसिड चाहिए आपको, तो H2SO4, तो ये एसिड ले लिया आपने, फिर इसके अंदर बेस भी आपको चाहिए होगा, तो बेस भी आप अपना डाल दो। ठीक है, अब देखो मेन चीज़ क्या है इसमें,
एसिड ले लिया आपने, ठीक है, बेस लिया आपने, मतलब बॉर्न टाइगर, बॉर्न टाइगर की तरह भी इसको नाम याद कर सकते हो, नहीं होता है। एक सेना हमेशा टाइगर की तरह जन्म लेती है, ठीक है, ब्रेव एकदम, बॉर्न टाइगर, सेना बॉर्न टाइगर। तो इसका क्या है अंदर, एसिड ले लो कोई सा भी, हमने लिया H2SO4, डब्ल्यू भी ले लो, मतलब वाटर बात इसको कर दो, ठीक है। अब उसके अंदर डाल दो BO, मतलब कि बेंजीन डाल दो, बेंजीन डाल दिया हमने, चलो कुछ भी डाल सकते हैं हम, क्लोरीन डाल सकते हैं, बेंजीन डाल सकते हैं, कुछ कुछ भी डाल दो, मैंने बताया था ना आपको, क्लोरीन ले लो, बेंजीन ले लो, कोई डिफैट करने के लिए। तो आपने डिफैट के लिए क्या डाल दिया यहाँ पे, बेंजीन डाल दिया, चलो बेंजीन डाल दिया। अब क्या डाल दो, अब क्योंकि आपने ऑर्गेनिक लेयर डाला है, बेंजीन या क्लोरोफॉर्म जो भी लिया आपने, वो ऑर्गेनिक लेयर है। अब जब भी इसके अंदर आप अमोनिया यूज़ करोगे, क्योंकि आपने एसिड डाला तो बेस डालना पड़ेगा, आपने अमोनिया डाल दिया, क्योंकि जब हिलाओगे ना तो ऑर्गेनिक लेयर अलग हो जाएगा। अब ऑर्गेनिक लेयर अलग हो गया है तो उसमें आप हल्का सा क्या डालो, कोई भी एजेंट डाल सकते हो चेक करने के लिए, कंडक्टिंग एजेंट, मतलब आइडेंटिफिकेशन एजेंट होता है ना, डिटेक्टिंग एजेंट, वो डाल दो, नहीं डालोगे चलेगा। पर जो ऑर्गेनिक लेयर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। इससे क्या पता चलता है कि एंथ्राक्विनोन उसके अंदर प्रेजेंट है। TLC कैसे करेंगे, सिलिका जेल G60 लेना था हमें पता है। मोबाइल फेज में क्या लेना है, प्रोपेनॉल, इथाइल एसिटेल, वाटर और फॉर्मिक एसिड लेना था हमें। नीचे कंसेंट्रेशन कुछ भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर इसको याद कैसे करा जाए कि हम लोग क्या ले रहे हैं। तो इसको याद करने का आपका तरीका है, जो सेना है वो दो पोल के हैं, मतलब कि दो पोल है, मतलब कि दो ग्रुप में डिवाइडेड है। पोल मतलब होता है ना जब हम लोग वोट देते हैं तो पोल कहलाता है। तो दो पोल में डिवाइडेड है, और वहाँ पर भी AC 8 में रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, AC 8 पे करके रखा हुआ है। और उसके अंदर आपका पानी भी है, और क्या है, FA भी है। तो WFA भी याद कर सकते हो, वाटर और फॉर्मिक एसिड, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो। दो, या ऐसे याद कर सकते हो, देखो, 2 प्रॉप, दो प्रॉप रखे हुए, प्रॉप मतलब होता है कोई भी कॉस्ट्यूम्स वगैरह, कोई भी रोल प्ले करने के लिए, ऐसे भी याद कर सकते हो। पर यहाँ पे सेना है तो सेना को हमेशा दो पोल पे याद रखो, ठीक है। दो पोल के लोग अलग अलग बैठे हुए हैं सभा में, मतलब कि एक लेफ्ट में बैठा है, एक राइट में बैठा है, तो इसको कहते हैं दो पोल, मतलब दो पोल में डिवाइडेड है बंदे। कोई एक सोच रखता है, दूसरा उसके अपोजिट सोच रखता है। पर जो सभा में बैठे हुए हैं ना, वहाँ पर जो AC है वो 8 नंबर पे, मतलब काफ़ी ठंडी जगह है वो। और उसके उनके सांसदों के पास, मतलब कि जो भी है, वो पानी रख रखा है, और एक जगह पे FA, फॉलिक एसिड वाला पानी रख रखा है, मतलब कि खून की कमी हो जाती है ना, दैट्स वाई। तो आप इसको इस तरह से याद कर सकते हो। मुझे पता है कि ये थोड़ा सा बना ली, पर क्या करें, याद करने के लिए आपको ये सब करना पड़ेगा, मुझे इस जल्दी में कुछ सुझानी, ठीक है। अब इसका डिटेक्शन वही है, एनिसल्डिहाइड। आपको हमेशा डिटेक्शन में एनिसल्डिहाइड रखना होगा, कि अगर नहीं याद रखो तो यही लिख दो आप, ठीक है। फिर RF वैल्यूज़ की मैंने बोला था 0.5 से लेकर 1.2 के बीच में जो लिख दो सब चलेगा। फिर HPLC क्या आ जाता है आपका, देखो कॉलम C18 ही है सेम, और इसका कॉलम सेम है, मोबाइल फेस भी एकदम सेम है। वाटर रखो, ये रहा, वाटर रखो, AC 8 पे रखो, ठीक है। यहाँ पे PA रख दो, यहाँ पे फॉर्मिक एसिड था, यहाँ पे PA है, बस बाकी सब कुछ सेम है। फ्लोरेट 1 से 2 ml रखो, स्टैंडर्ड तैयार कर लो मिथेनॉल में, सैंपल तैयार कर लो मिथेनॉल में। बाकी बीच बीच में कुछ एजेंट वगैरह डाल सकते हो, जिससे एसिड डाल सकते हो, हल्का सा बेस डाल सकते हो, ठीक है, हल्का सा बफर डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो, वो अलग चीज़ है। फिर कोई भी मेथड यूज़ कर लो, यहाँ पे इसने अल्ट्रासाउंड मेथड यूज़ कर रखा है। आप कोई और टेक्निक था ना, माइक्रोवेव टेक्निक था, और गैस वाला टेक्निक था, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग, सुपर क्रिटिकल लिक्विड था, कुछ भी आप यूज़ कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वेवलेंथ कुछ भी रख दो, पर 250 से 400 के बीच में होना चाहिए, आपको मैंने पहले ही बता रखा है। रिटेंशन टाइम कुछ लिख दो, यहाँ RF वैल्यू है, यहाँ RT वैल्यू है, ये ठीक है। RF में आएगा हमेशा, कुछ भी नहीं आएगा ऐसा यूनिट, पर RT में हमेशा मिनट सेकंड कुछ तो लिखना जरूरी है आपका, ठीक है। तो ये था। फिर उसके बाद आप AUC अपन, ये होता है AUC का लाइन, ये होता है कंसनट्रेशन का लाइन, बना लो और स्टैंडर्ड और टेस्ट को एकदम मैच कर लो। बहुत ही ईजी वे में हो गया ये आपका 3, बस ये लास्ट रह गया आपका टैक्सोल। टैक्सल भी उसका दूसरा नाम होता है TAXEL, मतलब कि पैकली टैक्सल नाम से इसका दूसरा नाम है। पैकली, पैकमैन होता है ना, पैकमैन, ऐसे याद कर सकते हो, टैक्सल। फिर आता है इसका क्या है, बायोसोर्स क्या है इसका, बायोसोर्स है इसका, जा ले, डाई टर्पिनॉइड सूडो अल्कोलाइड है ये, क्या है कि ये सूडो अल्कोलाइड है, पर ये टर्पिनॉइड से भी बने हुए हैं, ठीक है ना। तो ये सबसे पहले कहाँ पाए गए थे, बार्क में पाए गए थे, ठीक है, क्योंकि ये टैक्सोल है, ये बार्क में पाया गया था, और इसका फैमिली था, अलग अलग फैमिली है इसकी वैसे तो। टैक्सोल ब्रीव, BREVIFO फोलिया, ठीक है ना, ब्रीवीफोलिया। इसको हम लोग पैसिफिक यू, हिमालयन यू, हिंदी में बर्मी करके भी बुलाते हैं इसे, और इसकी फैमिली है टैक्सेसी, ठीक है ना, टैक्सेसी। तो हम लोग इसको टैक्स से याद रखने वाले हैं। टैक्स मतलब क्या होता है, टैक्स, इनकम टैक्स वाला टैक्स। तो इससे हम लोग सब कुछ रिलेट करने वाले हैं। तो कहाँ कहाँ के लोगों के लिए लगभग टैक्स, सबसे इंडिया का सबसे कम टैक्स कहाँ आएगा, हिमालयन रीजन से, है ना, क्योंकि वहाँ पे बंदे ही नहीं है। तो पैसिफिक ओशियन से भी कम टैक्स आएगा हमें। तो पैसिफिक यू, हिमालयन यू और बर्मी, ठीक है ना, बरमूडा ट्रायंगल, बर्मी, पानी वाला इलाका बर्मी, और इसकी फैमिली भी टैक्स ऐसी ही है, ठीक है, ऐसे याद हो गया हमारा। बाकी ये DP याद रखते हो, DTP या DP, ठीक है ना। टैक्स की कोई प्रोफाइल नहीं होती है, DP नहीं होता है, तो डाई टर्पिनॉइड सूडो
अल्कोलाइड, या DTPA या DPA जो भी कर सकते हो आप याद। और क्या है प्रेजेंट, ये लीव में होते हैं, बार्क में होते हैं, रूट में होते हैं, किनके किनके नीचे याद करने की कोई जरूरत नहीं है, इतना नहीं पूछा जाएगा। तो विथ मैनेमिक इज AEFD मतलब 2 बार FD आप करवाओगे, ऐसे AEFD याद रखना पड़ेगा आपको। उसके बाद आप ऐड कर दोगे CCl4 मतलब कि कैल्शियम टेट्राक्लोराइड, ठीक है। तो AEFD का मतलब क्या है, अल्कोहल लोगे, इवापोरेट करोगे, फिल्टर करोगे, फिर ड्राई करोगे, सेम वापस से प्रोसेस, अल्कोहल लोगे, इवापोरेट करोगे, फिल्टर करोगे, ड्राई करोगे, 2 बार करोगे तो यहाँ तक आप पहुँच जाओगे, ठीक है। उसके बाद आपको डालना है ये वाला, कोई भी नॉन पोलर एजेंट के साथ पानी डाल दो, क्योंकि इसी में डिजॉल्व होते हैं, क्योंकि अल्कोलाइड है और अल्कोलाइड फ्री बेस किस में डिजॉल्व होते हैं, आपके नॉन पोलर पे, ठीक है। अब आपने डिजॉल्व कर लिया, अब इसके बाद क्या करोगे, डिजॉल्व करने के बाद सेंट्रीफ्यूज कराओगे, तो सी से मतलब सेंट्रीफ्यूज है यहाँ पे, ठीक है। इथेनॉल नहीं ऐड करना है, सेंट्रीफ्यूज करना है। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद दोबारा से इवापोरेट करोगे, फिल्टर करोगे, ड्राई करोगे, उसके बाद क्रोमेटोग्राफी करोगे, आपका टैक्सोल तैयार हो जाएगा, ठीक है। टैक्सोल सूडो अल्कोलाइड है, इससे आपको पूरा प्रोसेस पता लग जाएगा। बाकी आप एसिड डाल के, बेस डाल के, फिर नॉन पोलर डाल के पहले की तरह हम जो कर रहे थे वो भी स्टेप करोगे तो उससे भी निकल आ जाएगा, तो उससे याद करने की जरूरत नहीं है। बस याद कर लो AEFD, फिर कोई भी नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे कि बेंजीन ले लो, मैंने लिया क्या, कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस वाटर और CEFD, ठीक है। हर बार अलग अलग ले लो, हर बार बेंजीन लेने की जरूरत नहीं है। इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा हार्ड है, नहीं याद करोगे तो चलेगा, पर टैक्सिन जरूर याद कर लेना, ठीक है। अब फर्दर मूव करते हैं। तो प्रोडक्शन मैंने बता दिया कि कैसे करना है, बाकी अलग अलग तरीके हैं करने के। यूटिलाइजेशन क्या होता है, देखो टैक्सोल एंटी कैंसर एजेंट है, FDA ने अप्रूव कर रखा है इसको, US के FDA ने, और ओवेरियन कैंसर में ज़्यादातर यूज़ होता है। फर्स्ट टाइम इसको कीमोथेरेपी की तरह यूज़ करा गया था, सॉरी ओवेरियन कैंसर ऑफ द ओवेरी आफ्टर द फेलियर ऑफ द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट सब्सिक्वेंट कीमोथेरेपी में यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ द पेशेंट विथ लंग कार्सिनोमा, ब्रेस्ट, गैस्ट्रिक, सर्वाइकल, यूटरस, नेक, योर बिनाइंग कह रहा हूँ, मेनिनजाइटिस कैंसर, योर कोलन कैंसर, योर मेलेनोमा कैंसर एंड सो ऑन, लिख देना नाम। उसके बाद इसको एंटी प्रोलाइफरेट एजेंट की तरह भी यूज़ होता है। प्रोलाइफ मतलब होता है सेल का ग्रोथ होना, तो ये एंटी प्रोलाइफरेट एजेंट है, प्रिवेंट द रेस्टिनोसिस मतलब कि एकदम बंद कर देता है, ठीक है ना, किसी का भी ग्रोथ ऑफ द कोरोनरी एंड पेरिफेरल स्टेंट्स। बाकी ट्यूबलिन पे ये बाइंड कर जाता है, ट्यूबलिन बाइंड होगा तो आपका कोड्स वगैरह नहीं बनेंगे, स्पिंडल फाइबर नहीं बनेगा, तो माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं होगा, माइटोसिस फेज रुक जाएगा आपका, G2 फेज बंद हो जाएगा, M फेज बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से लेफ्ट साइकिल सेल साइकिल अप्रूव नहीं होगा, जिसकी वजह से सेल डिवाइड नहीं होंगे, तो आपका कैंसर उसके आगे बनेगा नहीं, ठीक है। एस्टिमेट कैसे करेंगे, सिंपल बात, स्टेशनरी फेन क्या होगा, सिलिका जेल G होगा, ठीक है। मोबाइल फेस क्या होगा आपका, क्लोरोफॉर्म और मिथेनॉल, बहुत ईजी है, इसको मैंने याद करने की जरूरत नहीं है। बाकी याद करना चाहो तो CM के नाम से याद कर सकते हो, या फिर क्लिफ मिथ, ठीक है ना, क्लिफ इज मिथ, या फिर CM या फिर क्लिफ M, जो भी याद कर सकते हो। तो क्लोरोफॉर्म ज़्यादा मात्रा में लेना है, क्यों, क्योंकि क्लोरोफॉर्म में पता है ज़्यादा मात्रा में लेना पड़ेगा, और ये टैक्सोल है, तो टैक्सोल मतलब टैक्स भरने के लिए हमें CM से मिलना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो। तो टैक्स भरने के लिए हमें CM से मिलना पड़ेगा, दैट्स वाई हम लोग ये ले रहे हैं। और डिटेक्शन के लिए हम वेनिलिन सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। टैक्स भरने के लिए हमें CM से मिलना पड़ेगा, और उसको गिफ्ट में वनीला आइसक्रीम देना पड़ेगा, वेनिलिन सल्फेट हो गया। फिर सेम वही SPTLC में भी क्या यूज़ होगा, ज़्यादा सेम वही चीज़ यूज़ होगा, बस यहाँ पे सैंपल और स्टैंडर्ड कैसे बनाना है वो ध्यान पे ले लो। मिथेनॉल में बनाना है, बाकी बीच में बफर उफर एसिड बेस सब कुछ डाल दो इसमें बनाते वक्त। वेनिली सल्फिलिंग एजेंट से हम लोग विजुलाइज कर सकते हैं, स्प्रे करने के बाद उसका RF वैल्यू 0.5 से लेकर 1.2 के बीच में रखना है आपको, एंड AUC का ग्राफ बनाना है कंसनट्रेशन के साथ, ठीक है। अब मैं कर रहा हूँ ग्राफ बनाना कैसे ये तो जान लो। तो देखो बनाना बहुत ही ईजी है, ये रहा, 2 तरह के ग्राफ आप बना सकते हो, ठीक है। ये रहा, तो ग्राफ कैसे बना सकते हो आप, ये देखो, ये रहा AU ग्राफ बनाना है, और यहाँ पे किसका ग्राफ बन रखा है, देखो यहाँ पे देख रखा है, यहाँ पे है कंसंट्रेशन और यहाँ पे है टाइम, ठीक है। तो इसी तरह का ग्राफ बना लेना है। उसके बाद 2.05 कहीं पर भी मतलब एक ही नंबर लिखना है दोनों जगह पे, इससे ये पता चल जाएगा कि ये जो ग्राफ बना है ये इसके पैरेलल है, मतलब इसका डोज पता लग गया। सेम SPLC है, सेम वही चीज़ है, रिवर्स कॉलम लेंगे हम लोग, C18, मोबाइल फेस क्या होगा, मिथेनॉल वाटर, सेम ऊपर की तरह ही है। फ्लो रेट हमें रखना है 1 से 2 ml पर मिनट, डिटेक्शन रखना है 250 से लेकर 400 के बीच में, कोई भी एक नंबर चूज़ कर लो। रिटेंशन टाइम हम कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे बस ज़्यादा होगा, यहाँ पे पर मिनट आएगा, ठीक है ना, 2.05 मिनट है ये। तो इस पर कर बनाना होगा हमें AUC और कंसंट्रेशन का, और जो पीक वॉल्यूम आएगा, मतलब इसका जो वॉल्यूम ये आया, इसका वॉल्यूम यहाँ पे, ये दोनों मैच कर रहा है, इसका मतलब इनका जो डोज है यहाँ पे मैच है। तो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस लेक्चर। उसके बाद हम फर्दर करेंगे, क्योंकि